ठीक है, शुरू करें। हाँ दीदी शुरू करें। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम ओपीएन 301 से यूनिट 7 करेंगे। तनाव प्रबंधन की कलाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। वैशाली बहन, आपका माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे, कुछ उद्देश्य देखे, कुछ सिद्धांत देखे और उन सिद्धांतों पर आधारित किस तरह से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में देखा। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है वो कलाएं, इट इज अ स्किल। उसको है ना, वो हमारे अंदर जैसे इनबिल्ट होनी चाहिए। हमको उसके लिए सीखना पड़े, हमको उसके लिए सोचना पड़े, हमको उसके लिए किसी का आधार लेना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन कलाओं को, जैसे हम कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, तो ऐसी कुछ कलाएं होती हैं जिनको हमको अपने अंदर जैसे इनबिल्ट करके उसको निर्माण, उसको धारण करना चाहिए। छाया बेन, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप हाँ, तनाव व्यवस्थापन तंत्र ना 7वां यूनिट है। अच्छा, 7वां, ओके। 7वां, इकाई 7। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रेजेंटेशंस या लेसन के साथ में। आज के लेसन में या फिर आज की यूनिट में आप देखेंगे कि तनाव को जीतने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां, शारीरिक खास करके जो है, वो क्या होनी चाहिए। तो ये इनबिल्ट बना, ये हमारी नेचुरल होनी चाहिए, हमारे पास ये स्वाभाविक होनी चाहिए। तो वो क्या है उनके बारे में देखेंगे। फिर हम तनाव जीतने में सकारात्मक भूमिका का ज्ञान जो है वो अप्रिशिएट द रोल ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी या सकारात्मक होना ये भी एक कला है। जैसे हमको अभी सिखाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सतयुगी देवताओं के बारे में देखो या कुछ समय और पीछे जाके देखो तो भी समाज में पॉजिटिविटी थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पहला अगर कोई प्रश्न या कोई संकल्प अगर जिसको छूता है तो वो संकल्प ये होता है कि ये नहीं होगा तो ये करना कितना कठिन है। ऐसी ना नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें हमारी बुद्धि को जल्दी टच करती हैं। तो अपने अंदर हर चीज का सकारात्मक पहलू देखना, ये कला निर्माण होनी बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमको ऐसी गतिविधियां, जो शारीरिक गतिविधियां हमारे पास नेचुरल होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि तनाव का निवारण करने वाली कुछ तकनीक्स बताई गई हैं, जिनके डॉक्टर कूपर ने इन तकनीकों को मैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट एचआर में होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस में होते हैं, तो उन्होंने इस चीज को डेवलप किया है। क्योंकि उन्होंने देखा कि कार्य का जितना जितना तनाव लोगों पर आता है, प्रेशर आता है, तो उनके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर ऊपर ने किया था। उनके उन 10 तकनीकों को हम देखेंगे और लास्ट में कुछ 3 ऐसी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, या कुछ टेक्निक्स है, फिर से ये भी एक कलाएं हैं। तो आज हम लोग ना तकरीबन एक 3-4 ऐसी कलाओं को अपने अंदर धारण कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए और उसको क्यों नेचुरल हमारे अंदर होना चाहिए, ये देखेंगे। तो लास्ट जो हम देखेंगे वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ना खुद को किसी चीज से अलिप्त करना, तो डिटैचमेंट होगा। फिर उसके बाद में फिल्टरिंग, फिल्टर करना माना आपको पता है ना, छान सकते हैं कैसे। तो और तीसरा है स्टेबलाइजिंग, माना खुद को स्थिर रखना। माना किसी भी चीज को, जैसे हम चूज ही होते हैं, किसी भी चीज का हम जैसे चयन करते हैं कि ये ले या वो ले, हम चुनते हैं, तो चुनना होता है। तो फिल्टर करना माना जो चीज चाहिए वो लेनी है, जो नहीं चाहिए वो फेंक देनी है। जैसे चाय में हम चाय को छानते हैं, क्यों? ताकि वो पत्ती उसमें ना रहे। तो ये वो जो कला है ना, जैसे चाय को छानने वाली, वो हमारे अंदर नेचुरल होनी चाहिए। किसी भी चीज से, जैसे कोई चीज पक जाती है तो वो खुद को उस बर्तन से अलग कर देती है, उसको कहते हैं डिटैचमेंट। तो हमको भी कैसे, कहाँ और कब
खुद को लिफ्ट करना है या खुद को दूर करना है, डिटैच होना है, ये आना चाहिए। खुद को चीजों को छान कर इस्तेमाल करना आना चाहिए। छान कर माना जीवन में आने वाली परिस्थितियों में से सोच को, चीजों को माना आप हर किसी को छानने लगेंगे, हाँ ये अच्छा है इससे बात करती हूँ, वो बुरा है उसे नहीं करती हूँ, ऐसे नहीं होगा। छानने का अर्थ क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिल्टरिंग को हिंदी मराठी शब्द का थोड़ा जो मराठी या हिंदी में है, क्या है फिल्टरिंग? गाळणं गाळणं ना त्याला. हा, गाळणं बरोबर आहे, पण एक्झॅक्टली फिल्टरिंग म्हणजे काय हवं आणि काय नको, एक्झॅक्टली असं म्हणायचंय त्यातून आपल्याला. जे व्यर्थ असेल ते नकोय आणि जे चांगलं आहे ते घ्यायचं. हाँ, जे घ्यायचे ते वो हम आगे देखें। जैसे जो चाहिए वो हम ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए उसको कैसे हमको दूर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, किसी ने परोसा है, कोई बोल रहा है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं उसको। शशिकांत भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, फिल्टरिंग माने शुद्धिकरण हो सकता है। शुद्धिकरण अलग होता है। शुद्धिकरण में आप उसको शुद्धिकरण का माना उसको एक्चुअली प्योर करेंगे, तो वो प्रोसेस अलग होती है। यहाँ पर बात सही है, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और तीसरी बात बताइए कि स्टेबलाइजिंग माना स्थिरता जीवन में कैसे हम लाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली बात जिसमें हमने देखा था कि हमको क्या क्या ऐसी शारीरिक गतिविधियां हैं जिनको हमको नेचुरल बनाना है। अभी उसमें से ये चीजें शायद आपको लगे कि दो बातें इंपॉर्टेंट बताई गई है, एक है फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा स्लीप, माना आपकी शारीरिक क्रियाएं, और दूसरी है निद्रा या नींद। अभी ये पिछले 6 यूनिट से इकाई से आप सुनते आ रहे हैं, लगातार मैं फर्स्ट यूनिट से बताते आ रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। हम जीवन की जैसे वो कहते हैं ना कि उसका जो जीवन में लाना है और ये नई चीज इंट्रोड्यूस करो, ऐसे नहीं, ये हमारे अंदर पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी आयाम है। हम भले इसमें सतयुग में जब जाएंगे तो भी, या फिर जो हमारी सतयुगी जीवन होगी तो भी हमको फिजिकल एक्टिविटी तो वहां करनी है, वहां पर खेल कूद तो होगा ही। ऐसे नहीं है यहाँ योग करते बैठते हैं, बस बाबा की याद में बैठते हैं तो बैठे रहने, नहीं, ये चीजें जरूरी है। क्योंकि लिए पूरी पर्याप्त नींद या निद्रा और फिजिकल एक्टिविटी माना शारीरिक क्रियाएं, ये अगर ना हो तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्थूलता आ जाती है, और उस स्थूलता का असर हमारी सोच पर, हमारे कार्यों पर भी धीरे धीरे पड़ता है। तो यहाँ बताते हैं कि स्ट्रेस को जो तनाव है उसको कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो कुछ विशिष्ट प्रकार के स्त्राव हमारे शरीर में निर्माण होते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर जो है उसके मसल्स जो टाइट होते हैं। कभी देखो आप बहुत ज्यादा किसी बात के कोई भी एक विषय को लेकर अगर आप थोड़ा ज्यादा सोचने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत टाइट हो गई हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये हार्मोन्स की जरूरत होती है, और वो हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं? तब होते हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई शारीरिक क्रियाएं करते हैं। व्यायाम होगा, दौड़ना होगा, साइकिल चलाना होगा, कुछ भी, कोई गेम होगा, हर्जा निकल सकते हैं। माना मैं कंपटीशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शरीर तंदुरुस्त रहे, इसलिए तो एक्सरसाइज होना करना जरूरी है। उससे क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप चलते हो, चाहे आप रनिंग जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, या कोई प्राणायाम करते हो, तो आप देखना कि आपका हृदय जो है, हार्ट जो है, उसका पंपिंग बढ़ जाता है, उसका सर्कुलेशन माना खून का अंदर आना, माना अशुद्ध खून का हार्ट में आना, हृदय में आना, उसका शुद्धिकरण होना, और फिर वापस शरीर में शुद्ध रक्त का या ब्लड का फ्लो होना। ये जो सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बहुत अच्छा हो जाता है, तो हमारा हार्ट स्ट्रेंथन होता है। आप देखिए एकदम हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं कोई भी एक्सरसाइज करने पर। आप सादा ट्रेडमिल पर, वो जो मशीन होती है जिस पर चलते हैं, उस पर भी आप चल के देखना, थोड़ी देर के बाद में आपके हृदय के जो स्पंदन होते हैं, हार्ट बीट्स होते हैं, वो फास्ट होने लगते हैं। तो जितना वो स्ट्रेंथन होंगे, टाइट होंगे या अच्छे हो जाएंगे, एकदम ताकतवर हो जाएंगे,
उतना हार्ट अच्छा काम करेगा और ज्यादा दिन काम करेगा। तो कोई किसी भी तरह की शारीरिक क्रियाएं जब हम करते हैं तो उन क्रियाओं से क्रिया करते समय हमारे शरीर में एक एंडोर्फिन का नाम का स्त्राव, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, जिस हार्मोन का उल्लेख मैंने ऊपर किया था, ये निर्माण होता है जो ब्रेन से, इसको नेचुरल ब्रेन केमिकल कहते हैं। जब ये निर्माण होता है तो व्यक्ति को बहुत आनंद की, खुशी की अनुभूति, या एकदम अच्छा है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, अभी कुछ पेन नहीं हो रहा है, एकदम मस्त है, ऐसी अनुभूति होती है। तो वो सेंस ऑफ वेलबींग उस व्यक्ति को तुरंत आने लगती है। तो उसके लिए भी आपका फिजिकल एक्टिविटी में का होना जरूरी है। और हमने ये भी देखा है कि जो लोग ज्यादा एंजाइटी में, माना बहुत ज्यादा ऐसे उतावले हो जाते हैं, अब क्या करें, अब कैसे होगा, उसको एंजाइटी कहते हैं। और या फिर जो बहुत डिप्रेशन में एकदम चुपचाप घर के कोने में बैठे रहते हैं, इनको अगर आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कराओ, कोई भी व्यायाम कराओ, कोई भी क्रियाएं कराओ, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन कराओ, इनके अंदर जैसे स्वमान होता है ना, वो स्वमान अपने आप जागरूक होता है, वो खुद को कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करते। और उसका बेसिक रीजन है रिलीज ऑफ एंडोर्फिन, क्योंकि जैसे ही वो कोई भी क्रियाएं करना शुरू करते हैं, एंडोर्फिन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। और उस एंडोर्फिन का रिलीज होना या उस स्राव का शुरुआत होना, बहना शुरू होता है, उससे उस व्यक्ति को अपने आप इस एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये होनी चाहिए। कई लोगों का बहुत रहता है कि वहीं बैठेंगे, खाना लाके दो, पानी लाके दो, फिर मैं कुछ बाहर का कुछ करूंगा नहीं। कई लोग तो खाना खाते हैं वहीं पे प्लेट सिरका देते हैं, या फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते। ऐसे लोगों को धीरे धीरे शरीर की अनेक व्याधियां होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण भी ये लोग फिर स्ट्रेस का या तनाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। फिर है निद्रा या फिर नींद। अभी नींद के लिए उन्होंने ये कहा है कि बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, या नींद के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इट शुड बी साउंड स्लीप। माना नींद क्या होती है एक्चुअली, ये बच्चे से पूछो। जैसे अभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपने देखा होगा, अभी सो जाएंगे, आप उस नींद में ही उनको उठा के सोफे से पलंग पे रख दो, उसको जब तक वो कल सुबह उठेगा नहीं तब तक उसको ये समझेगा नहीं कि मुझे किसी ने यहाँ से उठा के वहां रखा है। माना इतनी गहरी नींद में होते हैं। तो ऐसी नींद होना जरूरी है, तब ही हमारा शरीर या हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वो रिन्यू होते हैं वापस, क्योंकि दिन भर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल होने की वजह से जैसे उनका ताकत कम हो जाता है, तो हम उसको वापस एनर्जी प्रदान करने के लिए ही नींद का एक साइकिल बना हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्थ एंड स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप अगर नहीं होगी ना, इंसोम्निया माना नींद नहीं आना, भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। या तो नींद आती ही नहीं है, इंसोम्निया में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, या फिर नींद आती है लेकिन थोड़े देर के बाद में वापस हम जाग जाते हैं, या फिर हमको पूरी नींद आती नहीं, माना हम सो जाते हैं जागते हैं, सो जाते हैं जागते हैं, या फिर नींद में बहुत ज्यादा स्वप्न आना। इन चीजों को इंसोम्निया में हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि किसी भी सर्वसाधारण व्यक्ति को 8 घंटे की नींद रात में, मैंने वापस फिर से बता दूं, 8 घंटे की नींद रात में, उसको आप दिन में कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ये रात का एक स्लीप साइकिल होता है हमारा, तो शरीर का स्लीप साइकिल होता है। तो वो रात में जितना आप एक साथ 8 घंटे की नींद करेंगे उतना बेनिफिशियल होता है। कई लोग क्या करते हैं कि वो उसको डिवाइड करते हैं, नहीं हम 6 घंटा रात को सोते हैं, 2 घंटा दिन को सोते हैं, वो नहीं होगा। जो असर एक साथ 8 घंटे की नींद का है वो ऐसे डिवाइड करने से नहीं मिलता है। तो 8 घंटे की नींद हमने जानबूझ के आगे लिखा है कि ऑन द पर्सन, हिज एज एंड, माना उस व्यक्ति के एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी छोटे बच्चे तो, कई बच्चे तो 10 घंटा 12 घंटा सो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल एवरेज जब भी हम एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए हमारे 18 साल से लेके फिर 45-50 साल तक, इस टाइमिंग में हमारी नींद 8 घंटे की होनी बहुत जरूरी है। अगर नींद आपकी कम है तो क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन,
और कार्य क्षमता, इफेक्टिवनेस एंड कंसंट्रेशन जो है उस पर उसका बहुत बुरा असर होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है तो ना हम पूरी नींद हुई नहीं तो ताकत नहीं, या हम फ्रेश नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं रहता, किसी चीज पर ध्यान नहीं है तो उस कार्य को हम अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। तो इससे हमारा कार्य भी सफर होता है, और जैसे हमारे कार्य पर उसका दुष्परिणाम पड़ता है वैसे ही हमारा तनाव का साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया, देखो कंसंट्रेशन वंडर्स, माना कंसंट्रेशन, आपका ध्यान जो है वो इधर उधर जैसे ही चला जाता है वैसे ही हमारा हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं, गलतियां शुरू करते हैं, और फिर जैसे गलतियां शुरू हो जाती है ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो एनर्जी माना ताकत जो है अंदर की वो भी कम होने लगती है। फिर हम कोई कार्य करने में हमको ज्यादा ऐसे एक्टिवनेस, जाने दो कितना करने का कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो एक्टिवनेस हमारी कम हो जाती है। और उससे क्या होता है, हमारा उस सिचुएशन से कंट्रोल, जो कार्य हमको दिया है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे भोजन बनाने का हो, चाहे ऑफिस में कोई कार्य हो, उस कार्य को करने में हम असक्षम रहते हैं और उसका पूरा असर जो है वो एकदम खराब हो जाता है, स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि फिर बॉस डांटते हैं, या फिर माताजी डांटेंगी, या फिर सासू जी डांटेंगी, या फिर बड़ी बहनें, टीचर, कोई ना कोई डांटता है कि आपका ध्यान किधर है, आप क्यों इतना अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप क्यों ऐसे एकदम हर बार थके हुए लगते हो। ऐसे प्रश्नों का फिर सामना करना पड़ता है। तो ये नेचुरली हमारे अंदर दो चीजें होनी चाहिए जो हमको तनाव से दूर रख सकें। फिर हम देखेंगे कि अगर ऐसी कोई भी चीजें आपको दिखाई देती है कि मेरा कार्य, मतलब ये आपके लिए है, आप इसको थोड़ा सा खुद के अंदर एनालाइज करके देख लीजिए कि ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है क्या, या मेरी नींद पूरी होती नहीं है क्या। अगर नींद पूरी नहीं होती है, इसको अगर समझना है तो देखिए कि मेरी कार्य क्षमता कहीं कम हुई है क्या, मेरा कंसंट्रेशन कहीं कम हुआ है क्या, मुझे बार बार टेंशन आता है क्या। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन स्लीप से होगा या नींद से होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना है कि बहुत ज्यादा अगर आप कोई मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल जहाँ होता है, मेंटल पावर्स जहाँ पर यूज होती है, उन चीजों को अगर आप कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दे और जल्द से जल्द आगे सो जाए। कई लोगों को होता है कि देर रात तक वो लोग कार्य करते हैं, काम करते रहते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, किसी को टारगेट्स होते हैं, वो कंप्लीट करने के लिए देर रात तक जागते रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर वहां आपकी ब्रेन की शक्तियां इस्तेमाल हो रही हैं और ब्रेन अगर थक गया है तो आपको तुरंत उस वर्क को बंद करना है और आके सो जाना है। दूसरी बात जो आपको करनी है कि ऐसी कुछ अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो कि वो सारी चीजें साइड में रख दो और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए एकदम आराम से बैठ जाओ और कुछ ऐसा पढ़ो जिससे कि मन एकदम शांत हो जाए। तो हम तो कहेंगे कि आप मुरलियां पढ़ लो, या किसी की कहानियां होती है, जैसे हमारे जो आदि रत्न है उनके कहानियां पढ़ लो। क्या होगा, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी हिम्मत बढ़ाती है या हमारे अंदर ताकत बढ़ाती है, तो उनको हमको पढ़ना है, हमको ज्यादा मोटिवेशन देती है, ना कि कोई न्यूज देखो जिससे कि और बुद्धि को टेंशन आ जाए। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा विचारों का हमारे बुद्धि में विचार हमारी बुद्धि में चल रहे हैं, तो हमको क्या करना है, रात के समय में, ये बात हमने बहुत लोगों को देखी है कि उनको नींद नहीं आती, हम पूछते हैं क्यों नहीं आती है तो बोलते पता नहीं कुछ, फिर पूछे आप कुछ सोचते हैं तो बोलते नहीं, सोचते तो कुछ नहीं है। जब हम उनको बोलते हैं कि आपको नींद नहीं आती और जब जो भी विचार हो वो लिख देना, तो एक 2-3 पेजेस की बुक लिखेंगे, वो 2-3 पेजेस लिख के ऐसे बताएंगे हमको कि इतना हमने सोचा था। मतलब बुद्धि में देखो कितने विचार चलते हैं। तो क्या करना है, अगर नींद नहीं आ रही है तो बुद्धि में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, लिख कर उसको बंद कर दीजिए उस किताब को और सो जाइए, बस खत्म। दूसरे दिन उसके ऊपर सोच लेना क्या करना है, सुबह उठकर उसके ऊपर सोच लेना, जो नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा आपको चिंता जिसकी वजह से हो रही थी, उस चीज को सुबह उठकर सोचना, क्योंकि सुबह में नींद पूरी होने की वजह से आपको कोई ना कोई मार्ग उसमें से मिल जाता है, इसलिए वो सुबह में कर लेना।
और दूसरी बात जिसको हम कंडीशनिंग करते हैं, मैंने जैसे अभी आपको कहा स्लीप साइकिल होता है, तो वो स्लीप साइकिल जो है उसको कंडीशन करना होता है कि जैसे कई लोगों का टाइमिंग फिक्स होता है कि इस टाइम पर हमको सोना ही सोना है, अगर टाइम आगे चला जाता है तो उनको आगे फिर नींद नहीं आती है। तो इन चीजों को हमको अवॉइड करना है। जो बेड टाइम है उसको परफेक्ट वही रखना है। तो सेम बेड टाइम मतलब सोने की जो टाइमिंग है वो एक ही रखें। आगे कभी 8 बजे ही सो गए तो कभी 2 बजे सो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके आसपास आधा पौना घंटा आसपास हो सकता है तो भी चलेगा, लेकिन उसको सेम ही रखना है जिससे कि नींद पूरी आ जाए। दूसरी और लास्ट बात जो हमने लिखी है वो ये है कि जो कैफीन और अल्कोहल, माना कई लोग जो कॉफी के बने ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें अल्कोहल वाला तो पता है आपको, लेकिन कॉफी तो कई लोगों को क्या है, कॉफी पीने की वजह से नींद नहीं आती है। कई लोगों को अल्कोहल से भी नींद नहीं आती है, नींद इतनी आती है कि दूसरे दिन सुबह उनकी आंख नहीं खुलती है या उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए अगर ऐसी कोई तकलीफ हो रही हो हम में से किसी को भी, तो देखना है कि इन चीजों का सेवन हम नहीं करें। तो नींद की जो चीज बातें बताई उनको जब ध्यान में रखेंगे देखेंगे तो इन चीजों को हमको जीवन में अपनाना भी है और लोगों को बताना भी है। फिर 7.5 आप सभी सुन रहे हैं या चले गए? हाँ दीदी सुन रहे हैं। हाँ दीदी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। मुझे तो एक सब सुन रहे हैं दीदी। हाँ सुन रहे बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। 7.1 सुन रहे हैं ना? 7.1 दो है, तीसरा मैं तो चल रहा है। 7.3 सुना रही थी। हाँ 7.1 चल रहा गया, था। अभी 3 चल रहा है। 3 खत्म हुआ। हेलो। हाँ 7.3 खत्म हुआ। अभी सकारात्मक का हाँ। है 7.4। अभी क्या है? अभी कौन 7.4 सा है? 7.4 है। 7.4 भी खत्म हो आ रहा है। हाँ अभी 7.4 खत्म हो रहा है। अभी अभी 7.5 चालू होगा। ओके। ये कौन बोल रहा है? नारायण भाई बोल बोला? रहा हूँ मैं। नारायण भाई बोल रहे हैं। ओके फाइन। जी। ओके ठीक है। तो हम तणावमुक्तीच्या 10 पद्धती। हाँ तणावमुक्तीच्या प्रमुख 10 पद्धती 3 पुस्तक 7.5 घेऊन चालतंय. बसलात का तुम्ही सगळे? नींद के बारे में बताया दीदी आपने। Yes? जी नींद के बारे में बताया आपने अभी, नींद हाँ, पूरी तो वही होनी चाहिए। इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी आप लोग सब सो तो नहीं गए। नींद के बारे में ही नहीं, बता रही थी मैं, तो सो तो नहीं गए इसलिए कंफर्म करा रही थी। दीदी आपने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव डायरी में लिखकर सो जाना। सो जाना इसलिए आप लोग सो गए। सो गए सभी। पॉजिटिव सुन लिया, नेगेटिव लिख के बाद में सो सकते। चलो ऐसे, चलो कोई नहीं। 7.5 स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स, तनाव के निवारण की 10 विधियां। ठीक है दीदी। अभी हाँ बोलिए। ओम शांति। सकारात्मकता पर जरा बताइए ना आपको 7.4 पे। कौन? एक मिनट। हाँ महेंद्र भाई। यस दीदी। नहीं अभी कौन बोल रहा था सकारात्मकता पर बताइए करके? पावड़े भाई, शशिकांत भाई पावड़े। शशिकांत भाई। ओके अच्छा, शशिकांत भाई के अलावा और किसी का ध्यान नहीं गया कि मैंने 7.4 नहीं किया करके? मैडम मैंने पहले बोला था सकारात्मक, लेकिन आपने डायरेक्ट अच्छा आपने 7.5 बोला बोला था। ना। ओके फिर दत्तात्रेय भाई और शशिकांत भाई, दो भाइयों को ही मालूम पड़ा कि एक मैंने लिया ही नहीं है करके, है ना? हाँ हाँ मैंने जानबूझ के वैसे किया, मुझे देखना सो था गए। आप एक्टिव हो या सो गए सभी? नहीं नहीं ध्यान एक्टिव है दीदी। एक्टिव है। सुन रहे हैं। ठीक है मैंने निद्रा जान। में चल रहा था, निद्रा में चल रहा था सब। क्या हुआ? क्या हुआ? निद्रा का पता। हाँ हाँ तो निद्रा के बाद में क्या है? सकारात्मकता है। सकारात्मकता है ना, तो उसको मैंने क्या किया, जानबूझ के उन स्लाइड्स को पीछे डाल दिया था। ठीक है चलो अभी लेती हूँ उनको। मुझे देखना था आप लोग हैं क्या एक्टिव या सो गए हो,
इसके लिए? नहीं दीदी, एक्टिव ही है। एक्टिव ही है ना, गुड, वेरी गुड। सो सकारात्मकता जो है 7.4 उसको हम देखते हैं। तो आपको ये हमारी दूसरी कला होनी चाहिए हमारे अंदर। दूसरी मतलब फिजिकल में हमने उसको एक्टिविटी और स्लीप में लिया, अभी ये सोच में है। तो हमारी सोच जो है ये हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक जितनी हमारी सोच होती है, विचार होते हैं, उसका सीधा असर हमारे भावनाएं और भावनाओं का सीधा असर हमारे शरीर के विविध विविध अंगों पर उसका पड़ता है। तो पॉजिटिविटी का जो असर है वो बहुत अच्छे तरीके से शरीर पर पड़ता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नेगेटिविटी का, जैसे अगर समझो पॉजिटिविटी का 10% असर होता होगा, तो नेगेटिविटी का तो वही सोच, अगर नेगेटिव सोचोगे किसी चीज के, किसी सिचुएशन के बारे में, तो उसका 100% असर होता है। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर एक नेचुरल कला होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम देखो, देवता माना क्या है, वो जो जिसके अंदर सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आशावादी नहीं है, हम हर चीज में अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं है, हम हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे जो भावनाएं हैं वो अच्छी नहीं है, तो फिर हमको देवता थोड़ी कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ना। अभी हमको लोग देवता बोलने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि हर एक के बीच में कोई ना कोई गलत या नेगेटिव संकल्प जो है वो रहता ही है। हमने इस लेसन में ये देखा है, या इससे पहले भी हम बहुत बार देखते आए कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। उसका एकमेव कारण है कि भावनाएं और शारीरिक स्वास्थ्य का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा असर होता है। जिस तरीके का संकल्प आपकी बुद्धि में निर्माण होगा, उस संकल्प के अनुसार भावनाएं निर्माण होगी। माना अगर पॉजिटिव संकल्प किया तो पॉजिटिव भावना निर्माण होगी। पॉजिटिव भावना निर्माण होने पर पॉजिटिव कार्य होता है, और पॉजिटिव कार्य के होने पर आपको फिर से खुशी की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आपको विजय प्राप्त होती है, तो खुशी की अनुभूति होती है। माना फिर से वो भावनाओं पर ही आता है। माना आपका शरीर, आपका मन, या फिर आपका जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिर आप देखिए आपका पारिवारिक स्वास्थ्य। क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, तो परिवार में भी स्नेह का वातावरण, शांति का वातावरण निर्माण होता है, तो पारिवारिक स्वास्थ्य भी रहता है। आप देखो समाज में भी जो लोग हमें अच्छा बोलते हैं या ज्यादा किसी चीज को टोकते नहीं है, उन लोगों को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम अपने जीवन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे बोलना पसंद करेंगे, लेकिन जो लोग बार बार कोई नेगेटिव चीज बोलते हैं, टोकते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, नकारात्मक बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश ही नहीं करते या उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो हमेशा अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, उनसे वो अच्छा ज्यादा संबंध जोड़ते हैं। तो एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा तीसरा मैंने कहा कि पारिवारिक स्वास्थ्य, मतलब परिवार भी, रिलेशंस भी देखिए बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब संबंध अच्छे रहते हैं। और आप फिर देखो सामाजिक स्वास्थ्य भी। और जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, वहां पर धन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं होती। आप अगर देखोगे जिन लोगों के बुद्धि में कई बार नेगेटिव विचार होते हैं, जो बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं, जो बार बार आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं, और खुद पर जिनको कॉन्फिडेंस या जिसको ये नहीं रहता है कि मैं कर सकूंगा, ऐसे लोग ही असफल होते हैं, और ऐसे लोग ही फिर आगे चल के धन का अभाव महसूस करते हैं। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और इसको अभी यहाँ संगम पर ही हमको डेवलप करना है। इसीलिए तो कमल फूल का हम उदाहरण देते हैं कि कीचड़ में, माना नेगेटिविटी में रह के हमको उससे परे, ये तो डिटैचमेंट का ये है एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, वो आगे चल के भी बताऊंगी, है डिटैचमेंट का कि कीचड़ में रहा लेकिन कीचड़ नहीं लगता। लेकिन उसको वापस मैं यहाँ पर बताती हूँ कि नकारात्मक लोगों के बीच, नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी
सकारात्मक विचारों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि कैसे सकारात्मक रहे। अगर आप स्टूडेंट्स ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट्स हैं, बाबा की मुरली रोज अगर सुनते हैं, तो ये प्रश्न आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, बीके का ज्ञान है, वो कुछ एक चीजों पर आधारित है। कोई बता सकता है? मैं ही बोल रही हूँ, चलो देखते हैं ज्ञान कितना है, बताइए। ये जो सकारात्मकता का जो ज्ञान है सुबह से लेकर शाम तक वही तो हमें सिखाया जाता है, और नहीं, ये बेस सीखने से ही बताइए, हम तो मुझे बेस बताइए उसकी। उसकी बेस ऐसे है कि हम जो भी कार्य करते हैं हाँ, या दिनचर्या में जो भी हमारा रोज का व्यवहार है, वो हम किस तरीके से सकारात्मक दृष्टि से करेंगे तो ही उसमें सफलता मिल सकती है या हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। ओके, और कोई? हाँ दीदी, हम जो कर रहे हैं वो हमसे बाबा चला रहे हैं, ऐसे सोच के हम चलते हैं तो पॉजिटिव थिंक रहती है, और जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। ओके, दत्तात्रय भाई? हा, जी पण गोष्ट आहे ती चांगल्यासाठीच आहे, हाच परमेश्वराचा ध्यास ठेवून ठेवायचा प्रत्येक गोष्ट। शशिकांत भाई? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सकारात्मकता इससे पैदा होती है, जैसी सोच है वैसे विचार अपने ऊपर आ जाते हैं। तो पहले सोच है, फिर वृत्ति है, और फिर विचार आ जाते हैं, और फिर मुंह से निकलते हैं, इस पे सकारात्मक हो जाती है। महेंद्र भाई, आप कुछ बोल रहे थे? मैं अभी मतलब मैं ऐसे कहता था कि भी आप जैसा सोचोगे ना आप वैसे बन जाते हो, फिर उसमें आपको कुछ है ना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब बराबर, ठीक है। आप लोगों की पॉइंट्स आपकी जगह पर एकदम परफेक्ट है, एकदम बराबर है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो देख लीजिए, पॉजिटिविटी हमको रखना आना चाहिए, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो बुद्धि में रखनी है वो है ड्रामा। लिख के रखो, कहीं पे भी लिख के रखो। सबसे पहली बात जो हमको ध्यान में रखनी है कि ड्रामा, अभी समझो कोई आपको नुकसान हो जाता है तो उसमें सकारात्मक आप कैसे रहेंगे? हम है तो अभी कलयुग पे, और वो भी कलयुग के अंत में, अंत का भी अंत समय चल रहा है, तो नुकसान हो सकता है कोई ना कोई। उसमें सकारात्मक सोच कहाँ से आएगी? उसमें सकारात्मक सोच आपको तब आएगी जब ड्रामा का पार्ट आपका पक्का होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है पॉजिटिविटी के लिए, वो है आपके कर्म की गति। हम कर्म फिलोसफी बोलते हैं। नारायण भाई, थोड़ी देर के लिए आपका माइक बंद कर दीजिए। मैं ऐसा बताता दीदी हाँ, कि जो ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प किया, संकल्प से सृष्टि बनाया, वो बाबा का जो बिजनेस था, बिजनेस में भी बाबा ने ऐसा किया कि जो पार्टनर था, पार्टनर से किया और तुरंत निर्णय लिया हो, लेकिन वो जो ये साथी था उसने बाबा को अच्छी अच्छी चीज निकाल के अपने पास रखा, और जो कुछ होता बाकी वो सब बाबा को दिया। फिर भी बाबा ने नीचे करके अपना पक्का कर दिया, वो बाबा का ही सफल हुआ, वो फिर लॉस में गया, ये बाबा ने बताया है। ओम शांति। बराबर, सही बात है। ये तो बहुत बेहतरीन उदाहरण नारायण भाई ने हमारे साथ शेयर किया कि देखो ब्रह्मा बाबा, अभी ये बातें हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की हुई हैं, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, इन्होंने ये सेट करके रखी हुई चीजें हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बातें हैं ये हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगी। सबसे पहली बात मैंने कहा ड्रामा का राज, कि ड्रामा पक्का है, हम यहाँ एक्टर्स हैं, अपना एक्ट करने आए हैं, अपना रोल प्ले करने आए हैं, और वो हमको बेहतर से बेहतर करना है। और दूसरा, अपने कर्मों पर हमको ध्यान देना है। अगर आज नुकसान हो रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका कनेक्शन हमारे कर्मों के साथ है। जब ये दो बातें पक्की होंगी तो आज के समय में ये पॉजिटिविटी को निर्माण करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि कईयों का ये प्रश्न होता है कि दीदी पॉजिटिव कैसे रहे, क्या पॉजिटिव सोचना है? अभी क्या सोचना है वो सोचना आपको है, लेकिन कैसे सोचना है, तो उसका बेस जो है वो है ड्रामा, और दूसरा उसका बेस है कर्म। ये दो चीजों को कभी भी आप
जब भी नेगेटिव सोच आती है ना आपके पास, तो ये 2 चीजों पर उसको उसका आकलन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप पॉजिटिविटी अपने अंदर आ जाएगी, क्योंकि हम वो नहीं है जो लोग हमको समझते हैं, या हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। भगवान ने हमको चुना है किसी क्वालिटी की वजह से। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर ऐसे निर्माण हो सकती है। एक ड्रामा का राज, और दूसरा राज वो है कि हमारा हम जो कर रहे हैं कर्म, अभी उसके अनुसार ही हमको फल मिलना है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। तो हमने ये देखा है कि जिन लोगों के पास, देखो कई लोग ना बोलते तो बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर की नेगेटिविटी जो है ना वो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना बहुत एक ऐसे सूक्ष्म सी इच्छा होती है कि वो ना कभी सफल हो ही नहीं। वो हमेशा, जैसे यहाँ पर दिखा है कि वो गिर जाए माना उसके जीवन में कभी वो ऊपर चढ़े नहीं, उसके जीवन में कभी सफलता आए नहीं, इस बारे में वो सोचते रहता है। और जो सकारात्मक व्यक्ति होता है ना, माना उसको दूसरे के विजय में, दूसरे की सफलता में इसको खुशी ज्यादा होगी, वो ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम देखते नहीं। हम थोड़ा इस बारे में खुद को डाल के देखे, हम यहाँ है या यहाँ है। अगर दीदी किसी को बहुत वाह करती है, उसको सौगात देती है, उसका मान सम्मान करती है, तो हमको क्या लगता है? क्या हम उसमें खुश होते हैं? ये चीजें हमको देखनी चाहिए, और ये सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी निर्माण होगी। यहाँ पॉजिटिविटी को उन्होंने बहुत सारी चीजों में बताया है कि नकारात्मक लोग हैं ना, वो हर अवसर में समस्या तलाश करते रहते हैं। हर चीज में, हर जीवन में आने वाली जो भी परिस्थिति होगी ना, उसमें समस्या। मुझे डर लगता है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरे से होना ही नहीं है। और जो सकारात्मक लोग रहते हैं वो हमेशा कोई ना कोई नया करने की कोशिश करते हैं, नई चीजें उसमें से ढूंढते हैं। जैसे कोई बुरी परिस्थिति आई है तो वो मुझे कुछ सिखा कर जा रही है, वो मुझे कुछ और स्ट्रॉन्ग बना के जा रही है, मुझे और शक्तिशाली बना के जा रही है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नकारात्मक लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, उनको हमेशा भय रहता है, उनके अंदर हमेशा ईर्ष्या रहती है, उनके अंदर अहंकार रहता है, तो ये चीजें उनके अंदर भरी रहती है। तो नकारात्मक लोग जो होते हैं वो हमेशा स्वयं के बारे में, उनका जो भी है वो घूमता है अपने बारे में। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप के लिए बनी है। ये बात, नथिंग एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। लास्ट लेसन में 6th यूनिट में हमने किया था ये। हाँ किया था दीदी, किया था। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा स्वार्थी बनेंगे, दूसरों को हम तकलीफ देंगे या दूसरों का कैसे नुकसान होता है ऐसे सोचेंगे, तो उसको पॉजिटिव नहीं कहते। कई लोग कहते हैं ना, हाँ अच्छा हुआ, आपको मिल गया, हाँ बहुत अच्छा, दिल में तो चलता रहता है, हाँ बस का लगा के आई होगी, ये करके होगी, इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लगाया होगा, बहुत ज्यादा किसी को बोल के कराया होगा, ऐसे सब नेगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है ना वो हमारे अंदर बहुत नेचुरल निर्माण होनी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास ड्रामा का जो लेसन है, जो सबक है, वो बहुत ही गहरा होना चाहिए। कि कोई कुछ बोलता है, अगर उस समय वो आपको गलत भी लगता है तो सोच लो कि आपने कभी तो उसको गलत बोला है। वो व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है तो कितने अच्छे गुण है, तो हर चीज में अच्छा देखने की आदत हमको अभी से डालनी होगी। तो यहाँ लेसन में भी आपके बताते हैं कि फल की गुणवत्ता जो होती है विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। माना आपके कर्म जो है ना, जो भी आपको कर्मों का हिसाब मिलता है, माना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, धन मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, ये किस चीज पर आधारित है? ये आधारित है आपके विचारों पर। अगर नेगेटिव विचार करोगे तो बीमारी रहोगे, नेगेटिव विचार करोगे तो गरीबी रहोगे, नेगेटिव विचार करोगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं पाओगे। तो फल की गुणवत्ता जो है ये विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। केवल सकारात्मक विचार ही सकारात्मक परिणाम ला सकता है। इस बात को फाइनलाइज कीजिए कि अगर सोच सकारात्मक होगी तो ही हम सकारात्मकता जीवन में ला सकेंगे। और विचार निश्चय जो है वो ऊर्जा होते हैं, तो कर्म का परिणाम भी सफलता होती है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, उसमें दृढ़ता है, उसमें बहुत अच्छी ताकत या एनर्जी या वाइब्रेशंस हैं,
तो ही आपको सफलता मिलती है। तो इन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने पॉजिटिविटी के लिए दिया है। और वो पॉजिटिविटी या सकारात्मकता का जो छोटा सा पैराग्राफ है वो पूरी तरह से ड्रामा और कर्म के सिद्धांत पर पूरा उसका केंद्र बिंदु है। तो उसको उस रीति से जब आप समझेंगे तो उसको लिखना बहुत सहज हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं 7.5 पर, जहां पर हम देखेंगे प्रोफेसर कैरी कूपर। ठीक है दीदी। ओके 7.5 तनाव के निवारण की 10 विधियां जो है उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये जो प्रोफेसर है कैरी कूपर, इन्होंने जीवन की हर समस्या का समाधान जो है वो 10 चीजों में बताया है। तो वो क्या बताते हैं कि कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है जिससे कि आपको तनाव का एहसास नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे कोटेशंस दिए हैं। तो वो पहले कहते हैं द की टू गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट आर बिल्डिंग इमोशनल स्ट्रेंथ, माना आपकी भावनाओं को। स्ट्रेस कब आता है मालूम है? जब हमारी भावनाएं, और भावनाएं कब निर्माण होती है? जब हम विचार करते हैं। तो अगर अच्छे विचार करेंगे तो अच्छी भावनाएं निर्माण होगी, और अच्छी निर्माण होती है तो स्ट्रेंथ, माना उसमें ताकत होती है। Being in control of your situation, having a good social network and adopting positive lookout. अगर आपको तनाव को मैनेज करना है, उसका प्रबंधन करना है, तो आपके भावनाएं, सबसे पहले तो विचार, उन्होंने जो कोट किया है वो मैंने वहां लिखा है, लेकिन सबसे पहले तो विचार, फिर आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका सोशल नेटवर्क, जहां फिर मैंने कहा सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। और वो कैसे होगा? एडॉप्टिंग अ पॉजिटिव लुकआउट, माना जब आप सकारात्मक चिंतन में चलेंगे, सकारात्मक चिंतन करेंगे तो सकारात्मक इमोशंस या भावनाएं निर्माण होंगी, जिससे कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को अच्छी तरह से उसको नियंत्रण में लाके, माना अगर परिस्थिति बुरी भी है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग इसका भी सामना कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। ऐसे जब सकारात्मक अप्रोच रखेंगे, जैसे सोशल, तो हमारा लोग भी देखते हैं, अभी हम देखते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी उसको बुलाते हैं, या बीकेस में भी हमने देखा है, सबसे गहरा और सबसे बुरी अगर कोई सिचुएशन जीवन में होती है तो वो है किसी घर के किसी प्रियजन की मृत्यु। तो हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि बीकेस को बहुत ज्यादा ये कंट्रोलिंग पावर कहो या नॉलेज की वजह से वो उस सिचुएशन को फेस कर पाते हैं, उसका सामना कर पाते हैं। तो लोगों को एक अच्छा संदेश जाता है कि जो था वो व्यक्ति अपना पार्ट प्ले करके आगे चला गया, और हमको उसके लिए रोना नहीं है। उसने जो अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे अच्छे कर्म करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे संदेश लोगों तक हमारे किसी ना किसी तरीके से जाते हैं। तो ये सोच अच्छी रखनी है तो भावनाएं अच्छी होंगी, भावनाएं अच्छी होंगी तो किसी भी विपरीत परिस्थिति को हम बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। Not taking control of situations and not doing anything will only make your problems worse. हम लोग कई बार क्या करते हैं, जाने दो, जो होना है वो होने दो। ये उल्टा ज्ञान में उठाना जिसको कहते हैं ना बाबा, कि जो ड्रामा में लिखा होगा वही होगा, इसको उल्टा ज्ञान कहते हैं। अगर ऐसा करोगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आपको उसके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे विचार, उसके अपोजिट वाले जो अच्छे विचार है वो लाने पड़ेंगे। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ हो गए, तो फिर उससे कुछ मतलब नहीं होने वाला है। आपको लोगों के अंदर जहाँ नेगेटिविटी पनप रही है वहां पर आपको पॉजिटिव संदेश देना है। इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। इन लाइफ देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। उनका ये कहना है कि कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन पक्का है, इसीलिए वहां प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ये बात हमेशा बुद्धि में हमको रखनी है। हम कहते हैं ना किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। तो ये उनके कुछ सिद्धांत हैं जिस पर उन्होंने फिर आगे चल के हमको उनके 10 जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को हमारे साथ शेयर किए। सबसे पहली टेक्निक जो उन्होंने बताई है वो है बी एक्टिव, माना सक्रिय रहना। हमको
सक्रिय रहना चाहिए या सक्रिय रहने, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के मेरे बारे में आपको बताया, तो ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटी मोटी एक्सरसाइज, थोड़ा 45 मिनट के लिए वॉकिंग कर ली या साइकिलिंग कर ली, या हम कहीं गार्डन में चलने चले गए, ऐसी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हमको जरूर करनी है। तो उनका ये कहना है कि to deal with stress effectively you need to feel robust and you need to feel strong mentally exercise does that। वो कहते हैं कि जो एक्सरसाइजेस होते हैं फिजिकल, उससे ये होता है। हाँ, तो तनाव का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए, किसी भी तरह के तनाव का अगर आपको सामना करना है तो स्वयं को आपको ऐसे कहते हैं ना एकदम हष्ट पुष्ट महसूस होना चाहिए, वैसी अनुभूति होनी चाहिए, मानसिक रूप से आप सशक्त होने चाहिए, तो ही आप किसी भी तरह के तनाव का सामना कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ शरीर से ही बड़े होते हैं और मन से, मेंटली, मानसिक रूप से एकदम जैसे कोई है ही, कुछ ताकत है ही नहीं, तो ऐसा भी कुछ मतलब नहीं है। किसी के पास सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होते हैं लेकिन शरीर से कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो भी होता नहीं, इसलिए दोनों चीजें सामान्य रूप एकदम समान होनी बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं एक्सरसाइज वोंट मेक योर स्ट्रेस डिसअपियर बट इट विल रिड्यूस सम ऑफ योर इमोशनल इंटेंसिटी। ये सीधा असर नहीं करता है, मैंने तभी भी आपको बोला, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मस्तिष्क से, ब्रेन से एक नेचुरल गुड फीलिंग वाला हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिससे कि आपकी फीलिंग, आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं बस आज अच्छा लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है, कुछ विशेष कुछ नहीं लेकिन ठीक है, एकदम रिलैक्स है हम। तो ये जो रिलैक्स वाला या एकदम अच्छा वाला जो फीलिंग आता है ना, ये एंडोर्फिन रिलीज से होता है। तो जब एंडोर्फिन रिलीज होता है, आप खुश होते हैं, तो कई सारी आपकी जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको मतलब उसको सामना करने की आपके पास ताकत आ जाती है, या आपको कोई ना कोई मार्ग मिल जाता है। तो क्लियरिंग योर थॉट्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ध्यान एक्सरसाइज पर रहता है, तो आपके विचार वहां पर जो नेगेटिव विचार आ रहे थे ना, वो रुक जाते हैं, और उससे क्या होता है, इट अनेबल्स, माना आपको उस प्रॉब्लम जो था, उस प्रॉब्लम के लिए कोई और एक हटके से एक सोल्यूशन जस्ट टच करके चला जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज के लिए वो कहते हैं कि बी एक्टिव। दूसरा उनका जो ये है निवारण है या विधि है, वो विधि ये बताते हैं कि टेक कंट्रोल, माना नियंत्रण अपने हाथ में लो, किसी भी चीज का जो है वो नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। तो कहते हैं प्रत्येक समस्या जो है ना, उसका समाधान है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उनका वो सिद्धांत है कि हर समस्या का कोई ना कोई सिद्धांत तो है ही है। There is solution to any problem. If you remain passive, thinking, I cannot do anything about my problem, your stress will get worse. वो प्रोफेसर जो है कूपर, वो कहते हैं कि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी समस्या जो है इसका ब्रह्मदेव भी आके कोई सोल्यूशन दे नहीं सकते, अगर आप ऐसा सोच के अगर एकदम शांत बैठ जाएंगे या क्या कहते हैं निष्क्रिय हो जाएंगे, पैसिव निष्क्रिय हो जाएंगे, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, उल्टा और ही बढ़ते जाएंगे। दूसरा वो कहते हैं फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल इज वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ वेलबींग। है ना, जब आपको ये महसूसता होती है ना कि भाई ये ऐसी परिस्थिति आई है और क्या देखो मेरा नसीब है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे परिवार के लिए या मेरे बच्चों के लिए या अपने लिए, जब ऐसी सोच आती है कि उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं, नियंत्रण ही नहीं है उस समस्या पर मेरा, जब ऐसा विचार आना शुरू हो जाएगा तो वो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस निर्माण करेगा। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके अंदर निर्माण करेगा और आपको जैसे ऐसे लगने लगेगा कि कुछ है ही नहीं, जीवन एकदम चला गया, एकदम नीरस हो जाता है आपका जीवन। तो ये आता है और ये धीरे धीरे ये स्टेज जो है ये धीरे धीरे जाके उन लोगों को डिप्रेशन में लेके जाती है। लैक ऑफ वेलबींग जो होता है ना, वो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, जहाँ कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप एक कोने में बैठेंगे, लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी को मिलना, किसी से मिलेंगे नहीं,
किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे नहीं, ऐसी चीजें हमारे अपने आप शुरू हो जाती है। तो फिर द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल इन इटसेल्फ empowering, and it is a crucial part of finding solution that satisfies you and not someone else. जब आप इन सभी चीजों को दूर रखते हैं, अभी इसके लिए क्या जरूरी होगा, ऐसी परिस्थिति है तो क्या जरूरी होगा पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, कोई बात नहीं है, ये परिस्थिति आई, एक दरवाजा बंद हुआ, कोई और दरवाजा जरूर खुलेगा आपके लिए, ऐसा जब आप सोचेंगे तब जाके आपको उस परिस्थिति पर कंट्रोल लेना आ जाएगा। लेकिन आप सोचोगे नहीं सब दरवाजे बंद ही हैं और अभी भी बंद ही है और बंद ही रहेंगे, तो कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला। एक्चुअली दरवाजा खुलता है, लेकिन हम ही कोने में बैठे हैं, हमको वो दरवाजा खुला लंबा जो दूर खुल गया है वो दिखता नहीं है। तो हमको ये हर उस स्थिति का कंट्रोल लेने के लिए खुद को मोटिवेट करना है, खुद को वो पुश देना है कि नहीं, ये बंद हुआ कोई बात नहीं, ये परिस्थिति आई कुछ और अच्छा होगा, ये हुआ कोई और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोल के रखा हुआ है कि इस पूरे विश्व में, इस ड्रामा में, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, हर चीज जो होती है इस ड्रामा में उसमें कल्याण समाया हुआ है, जो अभी नहीं तो थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद हमारे सामने आएगी जरूर। जब ये संकल्प करके हम उस सिचुएशन के ऊपर काबू पा लेंगे तो हमको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। किसी और को अच्छा लगे इसके लिए उठना नहीं, हमको अपने लिए उठना है, हमको अपने लिए जीना है। तो ऐसा है, टेक कंट्रोल ओवर एनी सिचुएशंस। ठीक है, समझ में आया है? हाँ दीदी। बातें छोटी छोटी है, आपने कई बार सुनी है, लेकिन जिस तरह से टेक्स्ट बुक में उसको प्रेजेंट किया वैसे चल रहा है। फिर तीसरा वो बताते हैं कि कनेक्ट दीदी जी ये 10 एक कारण बताया, उसमें 9 लोकांशी संपर्क साधा आहे, 9 लोकांचा काय आहे? 9 लोकांशी संपर्क साधा असं म्हणतात प्राध्यापक कुपर, तर त्याचा मतलब काय आहे? ऑप्शन 9 लोकांशीच लोकांशी संपर्क साधा असं आहे, हा मित्रांबरोबर किंवा 9 करण्यासाठी, नवीन संपर्क साधा, लोकांशी संपर्क साधा, 9 मित्रांबरोबर संपर्क साधा असं म्हणतात। असं नाही, तुमच्या पुस्तकात असं काहीतरी असेल। अच्छा अच्छा, बरोबर आहे, तसंच आहे। हा, पुस्तकात काहीतरी तसं आलं असेल, तो 9 आकडा जर असेल तर तो कट करून टाका। तो काहीतरी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली असेल, प्रिंटिंग मिस्टेक 9 लोकांची दीदी असं काही नाहीये। हा, तसं तो आकडा आला असेल चुकून छापताना वगैरे, किंवा काही एडिटिंग झाली नसेल त्याची व्यवस्थित, ते कट करून टाका, तसं काहीच नाहीये पुस्तकात। हा, तो ठीक है, ओके। तो देखो कहावत भी है ना, हम लोग कहते भी है ना कि अगर हम अपने सुख और दुख हमको बांटना चाहिए। एक बार सुख ना भी बांटो तो भी चलेगा, लेकिन दुख जरूर बांटना चाहिए। एक्चुअली उल्टा कहते हैं लोग कहते हैं दुख मत बांटो लेकिन सुख जरूर बांटो। सुख में तो सब आते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं आता है, इसलिए बांटो, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उसको जो गम है, जो तकलीफ है, जो दुख है, जो समस्या है, वो सारी जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि हम क्या होता है, बोलने से ना बहुत सारी हमारी भावनाएं निकल जाती हैं। जब भावनाएं निकल जाती हैं तो बोलने से, दूसरे को बोलने से निकल जाती है, अपने मन से बाहर आती है, तो अंदर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सब कुछ एकदम दबा दबा के रखा हुआ होता है। तो ये जो उन्होंने तीसरी बात जो बताई है, वो लोगों के साथ संपर्क में आइए, वो इसलिए बताइए कि वो कहते हैं कि जब आप लोगों के साथ में मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, और वो सपोर्ट सिस्टम आपको हर परिस्थिति में मदद करता है। वो ना एक आधार, एक सहारा बनता है। तो हम मनुष्यों का सहारा ढूंढते हैं, हमको तो भगवान ने बोला है हमारा एक ही सहारा है, वो है परमात्मा। अभी ये तो अज्ञानी है, इसलिए उसने कनेक्ट विद पीपल बोला है। भगवान हमको बोलता है कनेक्ट विद सुप्रीम गॉड फादर, तो हमको उनके साथ कनेक्ट होना है। क्यों? ताकि कभी भी कुछ भी परिस्थिति आती है, दुख आता है, समस्या आती है, परेशानी आती है, हम तुरंत भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे
तो वो कोई ना कोई रास्ता बता देगा। तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कोई मुश्किल है तो हम फोन करेंगे, अरे भाई कहाँ पे हो, थोड़ा आ जाओ ना, थोड़ी मुश्किल है करके, तो आता है, कोई राह दिखाता है, कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे जैसे मित्र करते हैं वैसे भगवान भी हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ उनका कहना ये है कि जब आप लोगों के साथ में मिलते जुलते हो या परिजनों के साथ में मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको एक सहारा मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हल्की हो जाती है। अगर आप लोगों के साथ संपर्क नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समस्या के समय में उनसे मदद कैसे मांग पाएंगे आप? हम कैसे उनसे मदद मांग पाएंगे? नहीं मांग पाते हैं ना। तो उनका ये कहना है कि टेकिंग थिंग्स थ्रू विथ अ फ्रेंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। जहां आपको आधार मिलेगा, जहां आपको ये सपोर्ट मिलेगा, वहीं आपको यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस भी, मतलब बहुत सारे ऐसे अपने मित्र या प्रियजन होते हैं ना, जो आपको कोई ना कोई रास्ता बताते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, डरो मत, हम इस रास्ते से जाएंगे, ये तकलीफ है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा करेंगे, इसकी मदद लेंगे, उसकी मदद लेंगे, तो वो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाती है। दूसरा, the activities we do with friends help us to relax and we often have a good laugh with them, which is an excellent स्ट्रेस रिलीवर। ये बात तो आपको भी पता है कि जब हम परिवार के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं, तो कई बार हंसना, हंसाना, किसी को थोड़ा सा चिढ़ाना, और जैसे समय बहुत अच्छा सा गुजरता जब है, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि उतने समय के लिए हमारी बुद्धि से वो सारा तनाव, वो सारे नकारात्मक विचार जो है वो चले जाते हैं, और उसके वजह से हमको अच्छी फीलिंग आती है। तो इसके लिए कहा कि लोगों के साथ में संपर्क में आइए। फिर वो कहते हैं कि हैव सम मी टाइम। मी टाइम, अपने लिए कोई समय निकालो, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। अपने लिए अगर हम समय या वक्त निकालेंगे तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम देखो अभी क्या होता है, हम करते रहते लेकिन हम अपनी एनर्जी को निर्माण करने के लिए समय नहीं देते। तो वी ऑल नीड टू टेक सम टाइम फॉर सोशलाइजिंग, रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। अभी यहाँ पर सोशलाइजिंग जो बोला है, वो अभी समाज में जाके पार्टी करो, मीटिंग करो, इससे तो अच्छा है कि हम जाके मुरली सुने, वो भी हमारे लिए एक सोशलाइजिंग है। रिलैक्सेशन मेडिटेशन में आ जाते हैं, और एक्सरसाइज थोड़ा सा हम कर सकते हैं। सेट असाइड अ कपल ऑफ नाइट्स अ वीक फॉर सम क्वालिटी मी टाइम अवे फ्रॉम वर्क। जैसे अभी ये उन्होंने बाहर के लोगों के लिए है, और वो व्यक्ति भी थोड़ा अज्ञानी है, तो उसने लिखा है कि कुछ ऐसा समय निकाले जहां आप अपने लिए सोचो। हमको तो बाबा रोज कहता है कि सोने से पहले अपना पोतामेल भी लिखो, हमसे क्या गलतियां हुई है, या हमको क्या धारणा करनी है, हमारी कमियां क्या है, ये सब पूरा पोतामेल निकाल के देखो। ये यहाँ पर वही बात उन्होंने बताई है। फिर वो कहते हैं कि आप ऐसा बना, उन्होंने क्या कहा कि बाय मार्किंग दोस 2 days ना, ये जो 2-3 दिन हम निकालते हैं, इट मीन्स यू वोंट बी टेम्प्टेड टू वर्क ओवर टाइम ऑन दोस डेज। माना ऐसे कुछ 2-3 दिन हफ्ते में, या फिर कहो आपके महीने में निकालिए, जहां पर आपको जो रेगुलर काम है, ऑफिस का काम है या घर का काम है, वो नहीं करना है। फिर क्या करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। तो ये भी हम देखते हैं हमारे लिए कई बार भट्टियां होती है, या संडे को दीदियां कुछ ना कुछ एक्टिविटीज या प्रोग्राम स्नेह मिलन रखती थी पहले, अभी भी होता है ऑनलाइन, लेकिन ये टाइम होना चाहिए। तो ये वो बात है कि थोड़ा ऐसा समय निकाले जहां सिर्फ और सिर्फ आपका ही चिंतन हो रहा है, या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, खुद को और अच्छे तरह से भरपूर कर रहे हो। ऐसा समय 1-2 दिन तो, एक हफ्ते में कहो या महीने में कहो, जैसे भी समय आपको मिलता हो वैसे आपको निकालना है। तो हैव सम मी टाइम, या अपने लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाला कीजिए। फिर उन्होंने कहा को कि चैलेंज योरसेल्फ, माना खुद को कुछ ना कुछ चैलेंज, चुनौतियां देते रहना। आप जब तक आप खुद को स्वयं को कुछ चुनौतियां देंगे नहीं, तो जीवन जैसे ठीक है चलेगा, चल रहा है, योग करो, मुरली सुनो, योग करो, भोजन खाओ, सो जाओ, ऐसे नहीं। सेवा भी तो थोड़ी करनी है, बाहर जाके आपने क्या सीखा है वो भी तो लोगों को बताना है। और रोज ऐसे भी अगर लौकिक जीवन भी है, आप दिन भर खाते पीते, अभी देखो 1 साल से क्या हुआ है, क्या अवस्था है हमारी, जो लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मेरी तो बहुत बुरी है, 1.5 साल से घर में बैठी हूँ,
बहुत बुरी अवस्था है, तो कुछ है ही नहीं अभी। ये तो अमिता दीदी और बाबा ने थोड़ा मौका दिया, वरना तो कैमरा एयरपोर्ट जी कोई बोल रहा है। क्या अवस्था है हमारी अभी पिछले अभी कोरोना काल से क्या अवस्था हुई है? कोई चैलेंजेस है हमारे सामने? एक कोरोना छोड़ के बाद दूसरा कोई चैलेंज बचा है अभी? 9 बजे की बस पकड़नी है, ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, घर वापस आने के टाइम में बराबर 7:15 की ट्रेन मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं अभी हमारे पास? ऐसे तो कोई चैलेंज नहीं है अभी। नहीं है। देखो वैसे वो वाला जो चैलेंज जिससे कि शरीर भी और बुद्धि भी एकदम ऐसे हर बार दौड़ती रहे, ऐसे कोई चैलेंजेस अगर बचे नहीं तो हम क्या होते हैं बहुत एकदम अभी कुछ बोलो, आपको कोई बोले 1.5 साल के बाद में जाके 9 बजे की ट्रेन पकड़ना, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना सब मैनेज करना। तो हम अपनी लाइफ पर चार्ज जो है ना, जो नियंत्रण है वो नहीं ले पाते हैं। तो अगर हमारे पास चुनौतियां नहीं होंगी तो आत्मविश्वास भी जो है वो हमारा कम हो जाता है। इसलिए चैलेंजेस या चुनौतियां कुछ ना कुछ नया करते रहने का, कुछ ना कुछ नया आना जरूरी है। तो उससे हम थोड़ा एक्टिव रहेंगे, ब्रेन को भी और शरीर को भी हम एक्टिवनेस दे देंगे। बाय कंटिन्यूइंग टू लर्न यू बिकम मोर इमोशनल रिसाइलेंट एज अ पर्सन. It arms you with knowledge and makes you want to do things rather than being passive, such as watching TV and all the time. वरना क्या होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, जब देखो तब घर में बैठे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, बस दूसरा कुछ करना नहीं है, हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको कुछ कर बिल्कुल मना, किसी भी चीज में बुद्धि डालनी नहीं, ऐसा होता है। तो लगातार स्वयं को चुनौती देने से आप अति क्रियाशील हो जाते हैं, यू बिकम मोर प्रोएक्टिव, और अपने जीवन की जिम्मेवारी ले सकते हैं। फिर निरंतर सीखते रहने से क्या होगा, आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली भावनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ बना, बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इससे आपको समुचित ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि जो बाहर का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, और कौन सी चीज को किस तरह से हैंडल करना है ये समझ में आता है, और आपके अंदर कार्य करने की हिम्मत अपने आप जागरूक हो जाती है। तो इसके लिए खुद को कुछ ना कुछ नया चैलेंज देते रहना है। अभी ये बीच बीच में था ना, कोरोना जब शुरू हुआ, वो कॉफी बनाने का चैलेंज और क्या क्या चैलेंजेस शुरू हो गए थे। तो ये ऐसे सब चैलेंजेस लेने से तो अच्छा है कि हम कुछ और चैलेंज ले लेते हैं, जिससे कि हमारी उन्नति हो। कि हमको 8 दिन नुमा शाम के बाद में और आधा घंटा योग करना है, या फिर हमको 1 मास के लिए लेटर टू गॉड लिखना है, या फिर हमको आगे के 21 दिन के लिए भट्टी या फिर अपना एक दिनचर्या बनानी है, जहाँ पर 8 घंटा पूरा योग हो जाए। बाबा ने तो दी के रखा था ना कि 8 बार आपके 5 स्वरूपों का अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसा कुछ चैलेंज देते रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। फिर उन्होंने कहा कि अस्वस्थ आदतों से हमको खुद को बचाना है, ना जो अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं हमारे अंदर, उनको हमको अपने से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। कईयों को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की आदत होती है, और ज्यादातर हमने देखा है कि भाइयों में ये ज्यादा होती है, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ऐसी आदतें बहुत ज्यादा होती है। तो हम जब उनको बोलते हैं ना कि आप ऐसा सब मत करो, या ड्रिंक मत करो, या स्मोक मत करो, या फिर ज्यादा कॉफी मत पिया करो, या कोई ड्रग्स मत लिया करो, तो क्या बोलते हैं, अभी क्या बताएं आपको, ये सब नहीं करेंगे तो इससे दूर होना, ये टेंशन से दूर होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंसर्स इनके आते हैं ना, इसको हम कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर, या किसी भी चीज को टालते रहने का, अवॉइड करना, टालते रहने का, वो उनका एक बिहेवियर या एक आदत बन जाती है। तो महिलाएं जो है वो बहुत अच्छी तरह से इन चीजों से बाहर निकलती है। क्यों पता है? महिलाओं को एक आदत होती है, बहनों को एक आदत होती है, वो अपना एक सर्कल बनाती है, सोशल सर्कल, उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, जहाँ पर वो जाकर बात करेंगे, अपनी जो भी तकलीफें हैं वो शेयर करेंगे, या दूसरी की तकलीफ सुनकर उनको लगता है कि मेरी फिर भी कम है, तो ऐसा सोचकर वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाती है। देखो आप, पुरुषों के तुलना में महिलाओं की सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी होती है। भले घर में रहते हैं, लेकिन नीचे सब्जी अगर आई है तो
22वें माले पर जो महिला है उसको पता चलता है कि नीचे सब्जी आई है, क्योंकि लोग पहले उसको फोन करेगी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, कुछ चाहिए आपको। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम उनका बनता है। मैं थोड़ा देर बाहर जा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बच्चे घर में अकेले हैं। अभी ये भाइयों को नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं करते, उनके अंदर अलग ही आदतें होती है। अच्छा, घर पे कोई नहीं है ना, लाओ चलो थोड़ी बोतल खोलो, स्मोक करो, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। तो प्रोफेसर कूपर कहते हैं कि ये सब आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन का सेवन आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ देगा, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, लेकिन फिर आगे चल के इसके बहुत गहरे और बुरे असर आपके शरीर पर होते हैं। तो जितना हो सके आपको इनको अवॉइड करना है, या इनका सेवन आपको नहीं करना है। फिर उन्होंने कहा है कि आपको काम करना है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, मतलब गधा मजूरी नहीं करो। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, गधा मजूरी नहीं करो, बुद्धि को इतना शार्प रखो कि जो काम करना है 2 घंटे वाला वो 20 मिनट में हो जाना चाहिए। अभी उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आपके मन का शांत होना। कौन सी चीज जरूरी है उसको आपको पहली कौन सी चीज को रखना है ये आपको आना चाहिए, तो ही आप उसका प्रबंध कर सकेंगे। वो क्या कहते हैं कि वर्किंग स्मार्ट मीन्स प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, कौन सी चीज को पहले करना है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टास्क, फिर उस चीज पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना है। दैट विल टेक अ रियल डिफरेंस टू योर वर्क। माना अभी क्या जरूरी है, अभी सुबह उठे हैं, अभी दोपहर का भोजन जरूरी है या नाश्ता जरूरी है या बच्चों का टिफिन जरूरी है, तो दोपहर का भोजन क्या करना है इसके ऊपर सोच के अगर बैठेंगे तो काम कर सकेंगे क्या? बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो अभी जो जरूरी काम है उस जरूरी काम को करने में पूरा ध्यान अगर आप अपना लगाएंगे तो आपका समय बचते जाएगा, और जितना समय आपका बचेगा उतना प्रेशर, उतना तनाव आपके ऊपर कम आता जाएगा। लीव द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू लास्ट, जो जरूरी नहीं है। अभी कल की सब्जी लानी है, कल की सब्जी आज लानी है ठीक है, लेकिन शाम को भी तो ला सकते हैं ना। सुबह सुबह उठ के मार्केट जाना जरूरी है क्या? नहीं। तो उसको हम शाम को 5-6 बजे जब कोई विशेष कार्य नहीं होता है उस समय में जाके ला सकते हैं। तो लीव द लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू लास्ट। बाद में एक्सेप्ट that your in tray will always be full, don't expect it to be empty at the end of the day। मतलब क्या कि ये हमेशा बुद्धि में रखो कि कोई ना कोई चीज आपकी बुद्धि में पड़ी ही रहेगी। ऐसा नहीं समझना कि दिन खत्म होते मेरे सारे विचार खत्म हो जाएंगे, मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाऊंगी। नहीं, रात को भी आपके बुद्धि के ट्रे में उस एक कोने में कुछ ना कुछ कल के लिए पिरोसाया हुआ रहेगा कि कल क्या, कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, कल कहाँ जाना है, ये सारी बातें कुछ ना कुछ वहां पर होगी। तो इस चीज को आप बुद्धि में पहले से ही ध्यान में रखो कि ये चीज आती ही है, क्योंकि हमको आगे का सोचने की आदत होती है। तो एक्सेप्ट कर लो इन चीजों को कि ये चीजें हमारी बुद्धि में हमेशा रहेगी, तो उसको ज्यादा हमको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, कल करना है ना, कल उठ के देखेंगे कि क्या करना है। अभी से क्यों करना है? कल का दिन आया ही नहीं तो क्या करोगे? रात में भूकंप आ गया तो क्या करोगे? तो कल का कल देखेंगे। तो हर चीज को थोड़ा सा हैंडल करना हमको आना चाहिए, और वो चीज आती है बाय बीइंग पॉजिटिव। जब आपकी सोच सकारात्मक बनती है तब आप इन चीजों को कर पाते हैं। ये वर्क स्मार्टर, हार्डर, ये सब आ जाता है। अभी पॉजिटिविटी का तो हमने देखा था। तो लुकिंग फॉर पॉजिटिव्स इन लाइफ, पॉजिटिव्स माना जो अच्छी चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। हमको प्राप्त क्या हुआ है वो ध्यान में रखना चाहिए। अप्राप्त क्या है वो अभी पूछूंगी तो लिस्ट बड़ी बड़ी आ जाएगी, लेकिन प्राप्त क्या हुआ है पूछेंगे तो सोचना पड़ेगा क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा ध्यान ही उसकी तरफ नहीं जाता है। हमको इतना कुछ प्राप्त हुआ है जो और लोगों के पास है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि भगवान को हमने पा लिया है, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है हमारे पास। और जब वो है तो सब कुछ है। तो इसके बारे में कभी हम ग्रेटफुल है? आर वी ग्रेटफुल? ये थोड़ा सोच के देखना आज के लिए, आज रात के लिए। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग पॉजिटिव। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि 9th वन, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, ये बात भी पहले लेसन में हमने देखी है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने से कोई मतलब नहीं है।
उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये चीजें इनके वजह से आने वाला जो तनाव है उसको हम अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। तो चेंजिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन isn't always possible. If it proves to be the case, if this proves to be the case, recognize and accept things as they are. जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करो और क्या करो, concentrate on everything that you do have control over. माना अभी जो हुआ वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। अभी कौन सी चीज पर ध्यान दो कि वो जिस पर आप कार्य कर सकते हैं, जो अभी आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं उसको करने में बुद्धि नहीं ज्यादा डालो, जो कर सकते हो उसमें आपका सारा ध्यान होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग, माना उसके साथ झगड़ा करने में कोई प्रॉब्लम, माना कोई पॉइंट ही नहीं है। आप उसके साथ झगड़ते रहोगे, उसके साथ ज्यादा बहस होगा, सोच होगी, तो उससे आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने ये बात बताई है कि रिसर्च होना चाहिए स्ट्रेस पर। स्ट्रेस पर पे तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है लेकिन ज्यादा कुछ उनको मिला नहीं। उतना ही कहते हैं कि स्ट्रेस आना लाजमी है, आता ही है, लोगों को आएगा भी, क्योंकि ये लोगों की जीवन पद्धति वैसे बन गई है, सोच वैसे बन गई है, उनकी वृत्ति वैसे बन गई है कि जो नहीं है, जो है, जिस जैसे भी है, हर चीज को एक्सेप्ट करते चलो, पॉजिटिव रहते चलो, तो स्ट्रेस से दूर रहेंगे। ये उनका एक रिसर्च है। फिर भी कहते हैं और रिसर्च करो तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान ने हमको बताई है और वो हमारे लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेंगी। फिर 7.6 पर हम आते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड अप करती हूँ क्योंकि यहाँ ये थोड़ा 9-10, अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है इसके लिए। तो 10 पॉइंट्स आपके ध्यान में आ गए। रिसर्च में तनाव में पर जो शोध करना है उसमें कुछ विषय उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जी कोई कुछ बोल रहा है? हाँ दीदी, कोई कुछ बोल रहा है? ओम शांति दीदी। हाँ, ये जो 10 पॉइंट है, हाँ 10 पॉइंट है, हाँ, उसमें से जो आपण हे बदलू शकत नाही आणि जे आहे ते स्वीकारा, हा जो पॉइंट आहे, या पॉइंटवर नेमकं काय स्वीकारलं पाहिजे? जे आपण बदलू शकत नाही ती गोष्ट स्वीकारायची आहे। हा, कारण आपण ती गोष्ट बदलणं आता आपल्याला संभव आहे का? आपल्याकडे त्याच्यासाठी आता काही पर्याय आहेत का? सोल्युशन नाही का नाहीये? जेव्हा येतील तेव्हा बघू। तर आता तरी सोडून द्या, त्याच्यावरच विचार करत जीवन तिथल्या तिथेच उभं राहतो ना आपण। दलदल मध्ये उभं राहिल्यासारखं चिखलात उभं राहिलोय, पाय पुढे जातच नाही आपला। आपण आपल्या आयुष्यामध्ये पुढे चालतच नाही आहोत। त्यामुळे जी गोष्ट आपण आता ह्या वेळेला नाही सांभाळू शकत आहे, त्याचा सामना नाही करू शकत, तिला तिथे सोडू द्या। ठीक आहे, असं ना असं ठीक आहे। समजा आता उदाहरणार्थ कोणी तुम्हाला कामावरून काढू, तर आता ते आपल्या हातात आहे का? कारण आता आपल्याकडे पैशाची चणचण सगळीकडेच आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना त्यांचे जॉब्स गेलेले आहेत। आता आपल्या हातात काय नाही, त्याच्यासाठी तुम्ही तिथे उभं राहून फाईट करणार आहात का? मी 25 वर्ष काम केलं, तुम्ही मला आता कसं काय काढू शकता? तुम्ही मला काढूच शकत नाही, हे वाद घालून आपलीच तिथे एनर्जी घालवण्यात काही पॉइंट आहे का? नाहीये। ती परिस्थिती बदलू शकत नाही, तर तिला एक्सेप्ट करायचे। एक्सेप्ट केल्यानंतर आपल्याला दुसरा प्रश्न काय येतो, तर मग आता पुढे काय? तर पुढे काय? पुढे मला दुसरा जॉब शोधायचा आहे। जर दुसरा जॉब मिळत नाहीये तर पर्यायी मला असं काहीतरी बघायचंय जेणेकरून माझ्या घरी एक 2-4 पैसे येतील। ठीक आहे। म्हणून ज्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही त्या गोष्टींना स्वीकार करणं जरुरी आहे। ठीक आहे, गरजेचं आहे। ठीक आहे, ओके। सो ओके, तर आपण पुढे जाऊया। हम आगे चलते हैं 7.6 पर। डिटैचमेंट, फिल्टरिंग एंड स्टेबलाइजिंग। डिटैचमेंट माना खुद को अलिप्त करना, खुद को दूर करना। खुद को दूर माना एकदम ऐसे दूर वाला दूर नहीं, क्या कहेंगे हिंदी में उसको? अलिप्त करना, ठीक है शब्द? प्रताप भाई, आप हिंदी में शायद एग्जाम्स दे रहे हो। प्रताप भाई,
अल्ताफ भाई नहीं पढ़ सुन रहे हो? ओके ठीक है. ओके, डिटैचमेंट म्हणजे डिटैचमेंट मीन्स कि आपको किसी भी चीज से थोड़ा सा दूर रखना है, उसके साथ आपका अटैचमेंट होना नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसके साथ स्नेह या उसके साथ बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए जिसको होते हैं ना. अनासक्त रहना. हाँ, अनासक्त रहना बहुत शब्द है. तो अनासक्ति होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो. तो उसका मीनिंग दो बहुत अच्छी चीजें आपकी किताब में स्टार्ट टू एंड की है, तो मैंने थोड़ा अच्छा लगा इसके लिए उसको आपके प्रेजेंटेशन में रखा है. तो कहते हैं कि ये कहना डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो कि संसार में, मतलब पूरा संसार में क्या होने वाली जो घटनाएं हैं उसका तो हमको कुछ मालूम ही नहीं, ऐसा बोलना तो ठीक बात नहीं होती है. आप इस वर्ल्ड में है तो आपको मालूम भी होना चाहिए ना क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है या कोई तूफान आ रहा है या ट्रेन बंद है, ये मालूम होना जरूरी ना. ऐसा नहीं बोल सकते हम तो योगी है, हम योग कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे हम नहीं बोल सकते. तो डिटैचमेंट का अर्थ वो नहीं होता है. डिटैचमेंट को हम कई लोग बोलते हैं ना फिर कि हमको कुछ मतलब संबंध ही नहीं है हमारा. कई लोग उसको बोलते हैं हम लोग डोंट केयर करते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि नहीं चाहिए हमको, समझ के भी नहीं लेना है. तो आपका कोरोना क्या है, वो कैसे होता है, फिर उससे क्यों कैसे बचना चाहिए, ऐसी चीजें हमको बताओ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा ध्यान हमारा भगवान रखेगा, ऐसे भी हम बोल नहीं सकते. तो नॉलेज का न होना या उसके बारे में हम ज्यादा उस चीज को गंभीरता से न लेना, इसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे. बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाए, एकदम ठंडे, कहते हैं ना ठंडे ठाकुर हो गए जैसे, इनको तो कोई पड़ी ही नहीं है दुनिया में क्या हो रही है, उसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे. कई लोग बहुत अच्छी महिमा देते हैं, हम तो भाई योगी हैं, राज ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, हमको दुनिया की बातों से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं. आपको उनका नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको चिंतन भी करना चाहिए, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका आप पर असर नहीं होना चाहिए. आप एकदम ही उससे अलिप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. कि जब कोई घटना घट रही है, हो रही है, तो उससे आप एकदम दूर हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा. उसको फिर आपको लोग सोशल लाइफ में है ही नहीं ऐसे समझेंगे, इनको कोई सोशल लाइफ है ही नहीं ऐसा समझने लगेंगे. तो डिटैचमेंट का अर्थ क्या होता है? डिटैचमेंट का अर्थ उन्होंने बताया है, वी लर्न टू स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व फॉर अ मोमेंट where before we would have allowed ourselves to be instantly sucked into and dramas of others. अभी इस चीज को क्या बताते हैं, क्या समझा है किसी ने, एक बताइए. डिटैच होना मतलब वो कहते हैं लर्न टू स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व फॉर अ मोमेंट. माना अभी कुछ हो रहा है, कोई परिस्थिति चल रही है, समझो घर में कुछ झगड़ा चल रहा है, 2 जन झगड़ा कर रहे हैं, समझो उन दोनों के बीच में बहुत बहस हो रही है किसी भी चीज की. तो डिटैच का अर्थ ये होता है कि हम जाके उसके अंदर उड़ी नहीं मारना है, हमको थोड़ा सा उस चीज से हटना है बौद्धिक रूप पर, और सोचना है कि ये दोनों झगड़ रहे हैं या दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, अभी जाके अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो इससे क्या असर होने वाला है. और हम उसके अंदर न जाए, लेकिन दूर रह के, जिसको हम कहते हैं साक्षी होके उन चीजों को देखे. क्यों देखे और कैसे देखे? क्यों देखे? क्योंकि हमको, अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो हमारे हिसाब किताब उनके साथ में शुरू हो जाएंगे. और हम कैसे देखें? हम साक्षी होके देखें. और क्यों साक्षी और कैसे साक्षी होके देखें? कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ हिसाब किताब बाकी है, इसके लिए ये चल रहा है. तो हम शक होना माना उनके ड्रामा, वो दोनों के बीच जो ड्रामा चल रहा है उसमें हमको अंदर जाके गिरना नहीं है, हमको डिटैच होके दूर रह के उस चीज को देखना है. दूर होके माना इस कमरे से जाके उस कमरे में नहीं बैठना है, हमको उसी कमरे में होके बौद्धिक रूप से दूर रह के देखना है. हम कई बार क्या होता है, हम लोग किसी एक की साइड ले लेते हैं, नहीं वो बोल रहा है बराबर है, तुम ही गलत रहते हो, तुम्हारी सोच हमेशा गलत है, तुम हमेशा गलत बोलते हो, गलत काम करते हो. ये बोलने से क्या होता है पता है? हमने बोल दिया तो हमारा उसके साथ हिसाब किताब शुरू हो जाता है, फिर हम भी उन दोनों के झगड़े में बीच में ही पिस जाते हैं.
तो डिटैच का होने का मतलब है उस परिस्थिति से उस हमको थोड़ा सा दूर होके हट के उस चीज को देखना है। डिटैचमेंट आपको थोड़ा सा समय देता है, स्पेस ऑफ टाइम देता है, थोड़ा सा समय देता है। जब आप बुद्धि को उस परिस्थिति से कुछ क्षणों के लिए आप थोड़ा दूर हो जाते हैं और आप देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। डिटैचमेंट गिव्स अस द स्पेस ऑफ टाइम टू क्रिएट अ मेजर्ड रिस्पॉन्स, है ना। अगर कोई आपको बोल, अभी दो जन झगड़ ही रहे हैं तो वो परिस्थिति चल रही है, तो आपको कोई क्या बोलेगा, अभी आप बताओ ये जो कर रहा है ये सही है, सही कर रहे हैं, आप बोलो आपका क्या कहना है। माना 3 लोग हैं, उसमें से थर्ड आप हो, आप नहीं झगड़ रहे हो, दोनों के बीच में बहस रहे हो, तीसरा जन आपको पूछेगा। तो जब आप डिटैच होते हैं, उस परिस्थिति से खुद को दूर करते हैं, तो आपको किस तरह से उनको जवाब देना है ये आ जाएगा। क्या आएगा, आप तभी उनको बोल सकते हैं ठीक है भाई, अभी के लिए अभी ठीक है, आपने अपनी बात कही, उन्होंने उनकी बात कही, दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर और अपने अपने दृष्टि से ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अभी शांत हो जाइए। हम ये आंसर उनको दे सकते हैं। आपको ये आपके परसेप्शन को, जो हम लोग कई बार देखो दो जन झगड़ते हैं तो हम लोग जाके पूछते हैं ना क्या हुआ, अरे उसने ना उसको मारा और इसके लिए अभी ये लोग उसको मार रहे हैं, अभी उसने उसको क्यों मारा, ए ने बी को क्यों मारा, ये मालूम होता है क्या हमको, नहीं होता है। हम वो चीजों को देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, लेकिन हम बोल देते अच्छा हुआ मारा और मारो इसको, ये है ही वैसा करके, सब देखो जब देखो तब सबको मारते रहता है। तो हम लोग अपने हिसाब से या फिर जो दिख रहा है, जो किसी ने बोला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से बोलने जाते हैं। लेकिन अगर आप डिटैच होंगे तो वो कुछ समय मिलता है हमको देखने के लिए कि ये दो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो वाद हो रहा है, इसको अभी हमको थोड़ा सा रुकाना पड़ेगा। इन दोनों में से कौन सही है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, ये बोलने अगर जाओगे तो झगड़ा होगा। तो मेजर्ड रिस्पॉन्स माना तोल के बोलना, मेजर्ड रिस्पॉन्स बना तोल के बोलना, क्या बोलना चाहिए ये बोलने के लिए सोच आनी चाहिए ना, तो सोचने के लिए हमको समय मिल जाता है। या फिर वो समय है जब आपके अंदर थर्ड वाला जिसको कहते हैं, इट कैन बी अ डीप शिफ्ट फ्रॉम सीइंग द वर्ल्ड एज अ डार्क एंड डेंजरस प्लेस टू द वर्ल्ड ऑफ एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड। कई बार हम लोग देखते हैं तो कि वो परिस्थिति क्या है, डार्क है, एकदम डेंजरस है, अभी तो ये कोई ना कोई तो खून कर ही देगा, शायद ये बी को मारेगा या बी ए को मार डालेगा, खून ही होने वाला है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसे देखने से, डिटैच रहने से अच्छा है ठीक है हम थोड़ा उस समय को एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन अभी कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेगा, कौन बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। ऐसे हम उसको प्लेफुली भी ले सकते हैं, या माना मनोरंजन के रूप से भी या खेल के रूप से भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर इसलिए ज्यादा भी नहीं, कोई दो झगड़ रहे और हम हंस रहे अच्छा हुआ मार मार, और वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमको डिटैच होने की वजह से वो एक फायदा हो जाता है। और चौथी बात जो बताइए, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट अलाउज अस टू मूव फ्रॉम एन एक्टर टू ऑडियंस। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक्टर टू ऑडियंस। आपकी किताब में इसके लिए क्या लिखा है, किसी के आप लोग किताब लेके बैठे हैं? हेलो हेलो, हाँ ओम शांति दीदी, किताब लेके बैठे हैं, मराठी में है। हेलो, हाँ बोलिए। अनासक्ती वृत्ती आणि कधी आणि कुठे कशी यूज करायची आहे, त्याच्या आधीचा पॅराग्राफ आहे तो। हा, आंतरिक निरीक्षण करण्यात अलिप्त सहभाग असे म्हटलं आहे। याचा मनामध्ये विचार आणि गर्दी होते आणि विचार आणि भावना मुक्तपणे आकार घेतात। आपण एकाग्रतेने विचार करू शकतो। बरोबर। हा हा, जीवनाचा प्रवाह निरीक्षण करण्याच्या क्रियेला नैसर्गिक आपले ज्याच्यावर नियंत्रण नाही अशी आशा शक्तीमुळे आपण प्रभावित होतो। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है
कि जब आप खुद को डिटैच करने की कला जब सीख जाते हैं तो एक एक्टर मतलब हाँ। उस परिस्थिति में एक्टिंग करने वाले एक्टर के बदले आप क्या हो जाते हैं, ऑडियंस। आप देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं म्हणजे श्रोता बनतो, अपनी बघणारा बनतो, प्रेक्षक बन के प्रेक्षक के प्रेक्षक। रूप में खड़े ओके। होकर घटना को देख रहे हैं और फिर उस घटना को देख के हम उस बात के प्रभाव में आने से बच जाते हैं ना, उनके झगड़े का जो प्रभाव है उससे हम खुद को बचाएंगे और जिससे क्या होगा, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि उनका झगड़ा हमारे बस में नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं उनके झगड़े में? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की हिसाब किताब है, लड़ने दो, हम क्या करेंगे, वो लोग करते हैं। लेकिन हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। वन मोमेंट जस्ट ऑब्जर्विंग एंड गेटिंग अ सेंस ऑफ थिंग एंड नेक्स्ट मोमेंट फुल्ली एंगेजिंग, माना हम तुरंत पीछे हो जाते हैं, उनको झगड़ा करना है करने दो, प्रेक्षक होके। सिंपल मैं बताती हूँ, डिटैचमेंट माना साक्षी होना, साक्षी होकर देखना किसी भी चीज को। उसके अंदर जाकर अगर घुसेंगे तो हमारे उनके साथ हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। तो कुछ समय हमको मिलता है पीछे हटके उस परिस्थिति को देखने के लिए, उस परिस्थिति के बारे में सकारात्मक सोचने के लिए। और अगर वहां से हमको कोई गलत उसके रिस्पॉन्स मिलने वाले होंगे तो हम तुरंत एक्टर बनते हैं, मतलब ऑडियंस बन जाते हैं, सॉरी, प्रेक्षक बनकर दूर हो जाते हैं उस परिस्थिति से। चलने दो, सिनेमा चल रहा है, चलने दो, हम वहां से पीछे हट गए, ऐसे हो जाता है। तो इसको कहते हैं डिटैचमेंट, या खुद को दूसरों से अनासक्त करना। फिर जो है डिटैचमेंट जिसके लिए कहा है कि वही बात है इसमें भी, द इनर ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज नोन एज डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, माना है वहां पर हम उस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसकी जो भी परिस्थितियां हो रही है, जो भी वहां पर वातावरण है, उस वातावरण से हम डिटैच्ड हैं, हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। अपनी बात बताओ और हट जाओ। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को अभी इस समय झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। आप लोग थोड़े ठंडे दिमाग से बात कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इतना बोलना है ना। आप इन्वॉल्व हो गए, बोल रहे तो इन्वॉल्व हो गए ना, बोल दिया और डिटैच, वापस बाहर, है ना। एक्टर एक बार आप अभिनेता, फिर प्रेक्षक, अभिनेता प्रेक्षक, ये दोनों में आपका घूमना होना चाहिए। मैंने इन्वॉल्व होंगे लेकिन इन्वॉल्वमेंट दोनों के में से दोनों की तरफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि दोनों को कोई रास्ता मिले। ठीक है। मीन्स द वर्ल्ड सीजेस टू क्राउड आवर माइंड एंड रैंडमली शेप्स आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, माना हमको जो दिमाग में जो उन लोगों के विचार चलते हैं ना, वो ठंडे हो जाते हैं। हम उन सब चीजों को आराम से सोच सकते हैं और कोई ना कोई उपाय दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किताब में वहां पर जो अभी आपने पढ़ी है उसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उन्होंने पूछा है कि आपको डिटैच कब कब होना है और कैसे होना है। अभी डिटैचमेंट होने के लिए, डिटैच होने के लिए, अलिप्त होने के लिए या अनासक्त होने के लिए आपको जो चाहिए वो है चेंज इन रिलेशनशिप। चेंज इन रिलेशनशिप माना संबंधों में आपको परिवर्तन करना है। कौन से संबंधों में? संबंधों का ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं वो है दो शब्द जो हमारे रोज के जीवन में आते हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा, बराबर। अभी ये मैं और मेरा, मैं मतलब पोसेसर, जो उसको क्या कहेंगे, ये स्वामित्व कहते हैं ना, नहीं स्वामी कहेंगे, मैं स्वामी, और माइन माना पोजेस्ड, ये स्वामित्व माना ये मेरा है। मैं माना स्वामी, माई इस स्वामी, मैं हूँ स्वामी हूँ किस किस चीज का, पैसे का, घर का, शरीर का, जो हमारी जो भी जॉब है उसका, हमारी टीम का, हमारी आइडिया का। तो मैं जो बोलते हैं तो वो क्या हुआ, वो हुआ स्वामी। और माइन माना जो हमारा है, जिस पर हमारा हक है, अधिकार है, या हमारा स्वामित्व है। तो ये दो चीजें हैं ना, इन दो चीजों के साथ में हमको, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन, ये आत्मा होनी चाहिए। हम कई बार क्या कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, या मैं वकील हूँ, और मेरा क्या है, मेरा घर है, मेरा नाम है, मेरे बंगले हैं, मेरे कार है, ऐसा। तो बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा क्या है, शिव बाबा है, या ये सब जो कुछ भी है ये बाबा का है। तो मैं कौन और मेरा कौन, ये दो शब्दों पर होता है। तो डिटैचमेंट कहाँ होना चाहिए, कब और कहाँ होना चाहिए? जहां मैं आता है
और जहाँ मेरा आता है वहां पर डिटैचमेंट होना चाहिए, वहां पर हमको अनासक्त होना चाहिए, क्योंकि अनासक्ति इन दो चीजों में ही आती है, जहाँ मैं शब्द लगता है और जहाँ मेरा लगता है, वहीं पर हम ज्यादा करके अपना पूरा अटेंशन डालते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस वहां पर ही जाता है। मेरा कौन है, अभी जैसे रिलेशंस है, धन है, या हमारी कोई साथी संबंधी है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा बुद्धि योग उनके पास चला जाता है, हमारी पूर्ण चेतना में वो लोग बैठे हुए रहते हैं। आप देखो ना, अभी अगर आपके बुद्धि में है कुछ मेरा है, तो आप वो सोचते रहेंगे, हाँ ये मेरी डिग्री है, या ये मेरा घर है, या फिर ये मेरी ऑफिस है, तो ऐसे पूरा जैसे उस चीज ने आपके ऊपर पूरा कब्जा करके रखा है, उन चीजों के बारे में ही आपके बुद्धि में विचार चलते रहते हैं। और अगर उसमें से कोई चीज गुम गई या खराब हो गई, तो क्या होता है, हमको दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है, और वही हमारे दुख का कारण भी होता है। तो ये जो शिफ्टिंग है, विचारों की शिफ्टिंग है ना, मेरा क्या और मैं कौन और मेरा क्या, ये शिफ्टिंग होना बहुत जरूरी है। द कंडीशनिंग दैट प्लांट्स द बिलीफ in possessor and possession is so deep that making the inner shift takes practice। ये बहुत गहरी बात है जो बाबा हमेशा कहता है ना, ये मैं और मेरा के का परिवर्तन करने में बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये वो लाइन है कि हमको बहुत तकलीफ होती है कंडीशन करने में। आज भी हम बोलते समय शरीर के बारे में कितना सोचेंगे, घर के बारे में कितना सोचेंगे, स्वयं के बारे में कितना सोचेंगे, ये शिफ्ट होना जरूरी है। तो शिफ्ट कहाँ होना चाहिए, मैं और मेरा शब्द जहाँ इस्तेमाल होगा, उन चीजों से हमको डिटैच होना जरूरी है। सिंपल दो शब्द है, लेकिन उसी चीज को उन्होंने अलग अलग तरीके से आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। फिर लास्ट में वो कहते हैं, जब आप अपने मैं और मेरे को पर अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अल्टीमेटली अपने अंदर जो भी बंधन है, उन बंधनों से फ्री हो जाते हैं, और आपको एकदम हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो खुद को डिटैच करने के तरीके उन्होंने बताए हैं। वो तरीके ऐसे हैं, वो कहते हैं हमारी जो रिलेशनशिप्स है, जैसे अभी पहले मैंने पढ़ा था कि आप स्वामित्व रहता है, हम स्वामित्व दर्शाते हैं कि मैं इसको पोजेस करता हूँ, ये मेरा है। पोजेसर से हमको ट्रस्टी होना है। बाबा जी कहते हैं ना, कोई चीज यहाँ पर आपकी नहीं है, आपको निमित्त भाव निर्माण करना है, तो ही आप डिटैच या साक्षी हो सकेंगे। तो अपने संबंधों को बदलना है। मैं स्वामी नहीं हूँ, हमको ये बात ध्यान में रखनी है। मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ निमित्त। कोई भी चीज करने के लिए मैं कौन हूँ, निमित्त हूँ। दूसरी बात क्या करनी है, हमको कोई भी परिस्थिति आ रही है उसको पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना है। कोई भी चीज है उसको लेट गो करना है। जहाँ मैंने आपको क्या बोला, स्वीकार करो। आप नहीं बदल सकते ना उस परिस्थिति को, तो उसको स्वीकार करो, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा ही रहने वाला है, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो छोड़ दो। क्योंकि जितना आप उसको टाइट पकड़ के रखेंगे, वो चीज तो निकल जाएगी, लेकिन दर्द किसको होगा। अभी आप मुट्ठी अगर टाइट पकड़ के रखो, जोर से उसको दबा के रखो, तो दर्द किसको होगा, आपको ही होगा, किसी और को नहीं होने वाला है। तो चीजों को जाने दो, एक्सेप्ट करो, छोड़ दो उसको, लेट इट गो। तीसरी बात, इसको आपकी किताब में छोटी छोटी लाइनों में बताया है, मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करी क्योंकि हम लोग बहुत बार ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये 7 सिद्धांत हैं जिससे हम डिटैच रह सकते हैं प्रैक्टिस से। फिर प्रैक्टिस गिविंग, देने की भावना होनी चाहिए हमेशा। अभी देने की भावना माना क्या रहते हैं, जब कभी दूसरों से कुछ लेने की इच्छा प्रकट होती है, उसका अर्थ क्या हुआ कि उस वस्तु से हमारा लगाव है। हम जब मांगते हैं ना, अगर समझो आपको घर में हलवा बना है, तो आप मांग रहे हैं मतलब आपका उसके अंदर अटैचमेंट है। लेकिन आपको मम्मी ने समझो 2 चम्मच हलवा दिया है, और वो इसमें से आधा 1 चम्मच अगर आपने आपकी छोटी बहन या भाई को दे दिया, किसी को दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो खाने की चीज, पहनने की चीज, कोई भी चीज हो, उससे आपकी लगाव नहीं है, उससे आपका लगाव नहीं, आप अनासक्त हैं, वहां आपकी बहुत ज्यादा दिल उसमें लगाव नहीं है। तो कभी कभी हमें दूसरों को भी विशेष प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा रहती है लोगों को, लेकिन यह भी एक तरह का मांगना होता है। कहते हैं ना, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको मेरे साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए।
तो ये भी लोगों से मांगना होता है, इसलिए कहा ना पहले एक्सेप्टेंस रखो और देना सीखो लोगों से। तो हमारे पास जो भी है वो हमको देना है लोगों को, तो वो ज्ञान होगा, गुण होंगे, जो भी होगा, तो इसको देने की आदत को हमको या अभ्यास को हमको बढ़ाना है। फिर चौथी बात उन्होंने क्या कहा, मेंटली रिहर्स डिफरेंट आउटकम्स, है ना, विभिन्न परिणामों का मानसिक पूर्वाभ्यास करो। मतलब क्या, मतलब क्या बताइए। हम जो भी सोच रखते हैं, ओम शांति, हम जो भी सोच रखते हैं उसको हमने जांचना है बार बार उन चीजों को, और उस सोच के ऊपर आप कैसे चलते हो। हाँ, सिंपल आपको बताती हूँ। देखो, मेंटली रिहर्स डिफरेंट आउटकम्स। हम कोई बात कोई चीज करने जाते हैं या कोई चीज करने, कोई परिस्थिति होती है, कोई स्थिति होती है, तो जैसे भी आपकी एग्जाम्स है, चलो आप अपनी एग्जाम ले लो, तो आपको मेंटली इतना रिहर्सल करना है कि हो सकता है हमारी एग्जाम्स जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, तो इसका भी मतलब उसके अलग अलग जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए, या परिस्थितियां होती, उसको हमको पहले से ही उसका अनुमान हमको लगाना आता पड़ता है, या हम उसको प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है हमारे लिए। कि हो सकता है ये कल को जाके हमको यूनिवर्सिटी बोले कि नहीं, आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, माना आपको सब कुछ लिख के देना है, या फिर हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको बोले कि आपको नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ही देने हैं, माना आपको 4 आंसर्स देंगे, उसमें से आपको कुछ तो लिखना है। या फिर हो सकता है कि आपकी एग्जाम्स ना हो और आपको सिर्फ असाइनमेंट्स और आपके अटेंडेंस के अनुसार आपको मार्किंग दी जाए। तो हर चीज की मेंटल रिहर्सल होनी चाहिए, क्या परिणाम होगा उसका हमको पूर्व अभ्यास, वरना ऐसे होगा तो भी चलेगा, वैसे होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा वो आगे का आगे देखेंगे, हम कर्म करेंगे। जैसी परिस्थिति आती है उसको एक्सेप्ट करके चलना है, उसको एक्सेप्ट करना है, या फिर उसका एक काल्पनिक चित्रीकरण हमको करना है और स्वयं को उस परिवर्तन का सामना करते हुए सफल होते हुए हमको देखना है कि अगर ऐसी एग्जाम आई तो भी मैं सफल हो जाऊंगी, वैसी आई तो भी सफल हो जाऊंगी, और असाइनमेंट वाली आई तो भी मैं सफल हो जाऊंगी। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि कोई भी चीज है उसकी हमको काल्पनिक चित्रीकरण, माना उसका विजुअलाइजेशन करना है और उसमें स्वयं को विजयी होते हुए हमको देखना है। फिर 5वीं बात उन्होंने बताई है कि डोंट आइडेंटिफाई विथ सिचुएशंस और आउटकम्स, माना परिणाम क्या से अपनी पहचान न बनाए, माना अगर हमने कुछ किया है तो उसकी कि हम कौन है, आइडेंटिफाई, खुद को हम वैसे ही पहचान हमारी बना देते हैं कि एक मिनट, तो हम खुद को ये सोचते हैं कि अगर कोई परिस्थिति है तो उसका परिणाम जो है उस पर हम आधारित नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार हम खुद को कर्मों के परिणाम पर आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी किताब में क्या बताया कि जीवन की हर प्रक्रिया व मोड़ पर अपनाएं, क्या अपनाना है कि आपकी खुशी बाह्य परिस्थिति, जो बाहरी परिस्थितियां हैं या लोगों के कर्मों के परिणाम पर आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब आप हंसेंगे अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा बोलेगा, आप रोएंगे अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बुरा बोलेगा, है ना। खुद को परिस्थिति अनुसार आइडेंटिफिकेशन मत दो। मैं यहाँ जाती हूँ ना, इनके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लोगों का सिर्फ सोचने से ही मेरी अवस्था खराब हो जाती है। तो किसी और के कारण हम खुद को आइडेंटिफिकेशन न दें, या फिर उसका जो परिणाम होने वाला है, जैसे कि स्कूल में जाने के बाद में अगर होमवर्क किया नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, आज तो मैं टीचर मुझे डांटेगी, बोलेगी कि आप तो अच्छे स्टूडेंट हो ही नहीं, आपको अच्छी मार्क्स मिलने ही वाली नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति या परिणाम से अपनी पहचान बनाते हैं ना, ये पहचान नहीं बनानी है। आज होमवर्क करके गए तो टीचर बोली आप तो बहुत गुड स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वेरी गुड, ब्रिलियंट हो, क्लेवर हो, ऐसा हमको खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना है।
फिर छठी बात उन्होंने बताई कि इमेजिन समवन एल्स डीलिंग विद द सिचुएशन, हाउ वुड दे डील विद, माना अगर कोई और उस परिस्थिति के साथ में परिस्थिति का सामना करने वाला है, तो वो किस तरीके से करेगा, ये सोच के देखना है हमको। इमेजिन करना है माना सोचना है कि हम जैसे उसका चित्रीकरण करें कि वो व्यक्ति किस तरीके से इस परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर आपको विश्वास है, समझो आपको अपनी बड़ी टीचर है या कोई ऐसे आपका दोस्त है, सहेली है जो हमेशा जीवन में पास होती है, हमेशा सफल होती है, तो आप सोचो कि वो व्यक्ति अगर इस परिस्थिति में होती तो वो कैसे इस परिस्थिति का सामना करती। तो इसके लिए हमको सबसे अच्छा उदाहरण दिया है, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि सोचो कि ये कार्य ब्रह्मा बाप करता, अगर ब्रह्मा बाप यहाँ होता तो ब्रह्मा बाप क्या करता। ये जो बात बाबा कहता है ना, वो यहाँ पर आपको अपील करती है कि इमेजिन समवन एल्स डीलिंग विद द सिचुएशन। हम लोग कई बार बोलते हैं ना बाबा को, आपको क्या मालूम, आके देखो क्या होता है करके। तो यहाँ पर हमको ये सोचना है कि अभी किसकी बुद्धिमत्ता पर आप विश्वास रखेंगे। अभी एक परमात्मा, एक अभी तो हमको बाप दादा ही दिखाई देते, तो हम उस पर, जैसे हमके दादी अगर इस परिस्थिति में होती तो लव और लॉ दोनों को साथ में लेके चलती। तो हमको दूसरे को उस स्थिति में बिठाकर सोचना है कि वो कैसे करता। और साथ ही पॉइंट जो उन्होंने बताई वो ये है, लुक एट द सिचुएशन थ्रू द आईज ऑफ द अदर पार्टी, माना दूसरे के नजरों से देखिए। हम कई बार सिचुएशन को अपनी नजर से ही देखते हैं, है ना, अपना ही दृष्टिकोण वहां पर अप्लाई करते हैं कि ऐसा है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि दूसरे के क्या विचार होंगे दूसरे व्यक्ति के, ये हमको सोचना चाहिए। दूसरा उस परिस्थिति को किस तरह से समझ रहा है, हमें पूरी तरह से समझ में न आए, उससे प्रश्न पूछते जाइए और उसके उत्तर को ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। माना जैसे अभी कई बार मैं आपको पूछती हूँ ना कि आपको समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आया है कि नहीं। तो उस आपकी परिस्थिति को समझने की कोशिश, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि दूसरा उस परिस्थिति को किस तरह से समझ रहा है। हमें पूरी तरह से समझ में न आए, उससे प्रश्न पूछते जाइए और उसके उत्तर को ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी दूसरे को समझने की और उसके प्रति समान अनुभूति की भावना विकसित होने लगेगी। इससे क्या होगा, आपको उसको वो कैसे समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो आप उसके समान होते जाएंगे और उसको समझाने के लिए आप उस पोजीशन में, कहते हैं यू विल कम टू दैट लेवल, उसके लेवल पर आके आप बात करेंगे या बात को समझाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में जहाँ डिटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट के बाद में उन्होंने कहा फिल्टर करो। क्या फिल्टर करना है, फिल्टरिंग को क्या शब्द इस्तेमाल किया था, शुद्धिकरण कहते हैं उसे, शुद्धिकरण। एक्चुअली चुनना होता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखो आजकल की दुनिया में हमको कितनी सारी बातें, अभी कितने सारे मैसेजेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं ना, कि जितना जरूरी है उतना रखते हैं, बाकी जो जरूरी नहीं उसको उठा के फेंक देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं। तो ज्यादा सूचनाएं, ज्यादा जानकारी अगर आपको मिलती रहेगी तो आपको टेंशन बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस आता जाएगा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कौन सी जानकारी हमारे काम की है और कौन सी नहीं है, इसको ऐसे क्या कहते हैं, छाटना आना चाहिए हमको, उसको चुनना आना चाहिए। तो छाटना जरूरी होता है और उसको जब हम छाटेंगे तो ही हम उसके वैल्यूज को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। तो जब हम आज के कहते हैं ना, आज से 2 दिन पहले टीवी का समाचार में क्या देखा या पढ़ा था, उसे याद कर पाना बहुत कठिन लगता है। इसलिए क्या होता है, तो ऐसी चीज जब आपको कठिन लगती है तो आप क्या करते हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी है उसको आप बुद्धि में बराबर से फिल्टर करके रखते हो। कि समझो 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि आपको 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में आपके शहर में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है,
तो वो बात हमारी बुद्धि में रहती है। अगर उन्होंने बताया कि आपके फलाने फलाने इलाके में बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो वो बात आपकी बुद्धि में बराबर रहती है। उसी समय उन्होंने आपको ये बताया कि कोई फलाना मंत्री यहाँ पर प्रोग्राम करने वाला है या वहां पर एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऐसे, तो जो चीज नहीं है उन चीजों को हम भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो जरूरी है उन चीजों को हम बुद्धि में बराबर से रखते हैं और उनसे क्या कहा कि वी हेल्प आवर सेल्फ टू रिमेन मेंटली फ्रेश, इमोशनली स्टेबल। उनसे हम बराबर अपने आप को जो जरूरी काम करना है वो करते हैं। तो जो ज्ञान हमको मिला है, जो नॉलेज हमको मिला है, जो विचार हमको लोगों से मिलते हैं, जो हमारे लिए खुशी देने वाले होंगे, उन्हीं को हमको अपने पास रखना चाहिए या उनका संचय करना चाहिए, उनको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाए और हमको खुशी का, आनंद का अनुभव भी हो और हमारी शक्तियां भी बढ़ती जाए। तो फिल्टरिंग करना मतलब उन्हीं चीजों का चयन करना है, उन्हीं चीजों को चूज करना है या छाट के निकालना है जिनसे हमारी आंतरिक मानसिक शक्तियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। और खुद को स्थिर, स्टेबलाइज करना या स्थिर रखना जो है, वहां पर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, हम लोग, एक मिनट, हाँ बस ये लास्ट स्लाइड है। ओम शांति, आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ, तो स्टेबलाइजिंग में हम देखते हैं कि हमको देखो रोज कोई ना कोई ऐसे तनाव देने वाले विचार, तनाव देने वाली भावनाएं हमारे अंदर निर्माण होती ही रहती हैं। और उसका कारण है कि बाहर का वातावरण वैसा है, लोग वैसे हैं जो हमारे पास ऐसे आते हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं, कितना भी कोई हमको गुस्सा दिलाए, हमको दुख दे, हमको तकलीफ दे, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम उसको जवाब नहीं देंगे। ये हम ऐसे जैसे ठान के रखते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे उनको, हम शांत रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जहां पर कोई ना कोई आके आपके ऐसे दुखती रग पर हाथ रखता है कि जहां पर आपका फिर से वो पुराना वाला संस्कार जंप मार के बाहर आ जाता है। और आप जहां जितनी देर शांत बैठे थे उतना तुरंत ही आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है या फिर आप गुस्से से उसका जवाब दे देते हैं। तो देखा ये गया है कि ऐसी सिचुएशंस आती ही रहती है। उन्होंने उसमें बहुत अच्छा कहा है कि प्रेस आवर बटन्स, कोई ना कोई परिस्थिति आती है जो हमारे इमोशंस को या हमारी भावनाओं को बार बार प्रेस करती हैं, या हमको गुस्सा दिलाती हैं, या हमको क्रोध दिलाती हैं, या फिर हमको स्ट्रेस में लाती हैं। तो और जो हमने सोचा है, जो दृढ़ता से हमने सोचा था कि नहीं हम बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, हम इसको सकारात्मक रीति से लेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज हो नहीं पाती है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, जो हमारे अंदर निर्माण होती है कि क्यों यार ऐसे, अभी इतना मैंने कोशिश किया था फिर भी ऐसे आ गया करके, तो ये जो सोच हमारे अंदर निर्माण हो जाती है, वो सोच हमको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन हमको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट, मैनी गिव अप द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग। कई लोग फिर बोलते हैं नहीं हो रहा है, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है करके, और वो लोग छोड़ देते हैं ऐसी चीजों को। तो हमको छोड़ना नहीं, हमको क्या करना है, बार बार उस प्रैक्टिस को बढ़ाना है कि कोई कितना भी हमको तकलीफ दे, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज 5 मिनट के लिए मेरे को उन्होंने मैं खुद को रोक पाई, कल मैं और 10 मिनट के लिए रोक पाऊंगी, और मैं 15 मिनट के लिए खुद को इस चीजों से रोक पाऊंगा ना। कोई कितना भी प्रेशराइज करे, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आई विल नॉट फील द हर्ट। तो ये हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स है ना, पुराने जो हमारे स्वभाव संस्कार है ना, उनको चेंज करने में बहुत बार हमारी परीक्षा आती है। लोग बार बार ऐसी चीजें हमारे सामने लाते हैं जहाँ संस्कार परिवर्तन करने में तकलीफ हो जाती है हमको। लेकिन हमको दृढ़ रहना है, वी हैव टू प्रैक्टिस दैट।
इससे ही हम स्थिर या स्टेबल रह पाएंगे। वरना क्या होएगा, कोई भी आएगा आपको कुछ तो बोलेगा और आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर जाओगे, और वो रिस्पॉन्स बहुत करके जो हमारी ओल्ड पैटर्न है, पुरानी आदतें हैं, उस हिसाब से नेगेटिव रहता है। तो कोई कितना भी बोले आपको, हमको कोशिश वही करनी है कि हम पॉजिटिव रहे, एक्सेप्ट करें। भले टूटेगा, वो जो आपने संकल्प किया है वो टूटेगा, हर्जा नहीं, कल वापस ट्राई करना, छोड़ना नहीं। तो स्टेबलाइजिंग मतलब कि किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना हमको आना चाहिए। तो ये कुछ बातें उन्होंने आज के स्किल्स के लेसन्स में रखी है। पहली तो फिजिकल एक्टिविटी, दूसरी स्लीप, तीसरी पॉजिटिविटी, चौथी डिटैचमेंट। उन्होंने सीधा पॉजिटिविटी के बाद में जो 10 बातें बताई उसमें ही ये सब आ जाता है। चौथी डिटैचमेंट, पांचवी फिल्टरिंग, आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि क्या कर लेना है और क्या नहीं लेना है। और स्टेबलाइजिंग, कि मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है, भगवान से वादा किया है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, या मैं गलत जवाब नहीं दूंगी, या कहते ना उल्टा जवाब नहीं दूंगी, या क्रोध में नहीं आऊंगी, नाराज नहीं होंगी। ये जो कुछ भी मैंने दृढ़ता से संकल्प किया है वो होना ही चाहिए। और स्टेबलाइजिंग, लास्ट वाला उन्होंने कहा, छठा स्टेबलाइज करना। ये स्ट्रॉन्ग अगर 6 कलाएं आपके अंदर है तो स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज करना, तनाव का प्रबंधन करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सहज हो जाता है। तो ये स्टेबलाइजिंग के लिए उन्होंने बातें बताई हुई है। तो ये आज के लेसन से इन 6 बातों पर और 10 जो उन्होंने आपको टेक्निक्स बताए हैं डॉक्टर कूपर ने, उन 10 तंत्र बताए। पर आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, आपके आगे के 2 लेसन्स भी बहुत डिस्क्रिप्टिव है। मैं अनीता दीदी से बात करके देखूंगी वो क्या कहते हैं, कैसे चलेंगे, या तो फिर वो बताएंगे फिर आपको कि कैसे कैसे वो करेंगे। अगर कंप्लीट हुआ टाइम में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अमिता दीदी अपलोड कर देंगे फिर। ठीक है, ओके दीदी। ओके ओके ओमचा डिपेंड अरे यार एकदा नेट काय झालंय ना नेटला, मग पप्पा तिकडे टाका देतो.